तो राधे राधे, नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री श्याम, सत श्री अकाल। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सारी चीजें हो गई। आज जो आपको थंबनेल में दिख गया होगा बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो अकॉर्डिंग टू 16 कमेटी लास्ट ईयर ही ये सब्जेक्ट एड हुआ है अपना। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एड हुआ है और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। और मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर वालों के लिए कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि इसके शब्द में ही पूरा सिलेबस छिपा हुआ, छोटा सा सिलेबस और क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। लास्ट ईयर की मैं तुम्हें बात बता दूं बेटा, लास्ट ईयर जब ये नया सिलेबस आया था तो बच्चों के कॉलेजेस में क्लासेस वगैरह नहीं हो रही, बहुत फियर था उनमें कि यार सब्जेक्ट बैक नहीं लग जाए, कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा। हमने एक 1.5 घंटे की वन शॉट क्लास डाली थी और एक गेस्ट पेपर डाला था। और अगले दिन जिस भी यूनिवर्सिटी में पेपर हुए थे, जिनमें भी, तो आप अपने सीनियर्स से पूछना, हूबहू चीजें मैच हुई थी उस 1.5 घंटे से, सिंगल भी बाहर नहीं। मुझे तो लगता है वो 1.5 घंटा देख के ही पेपर नहीं बना दिया। चलो कोई नहीं, सारी चीजें चलती रहेगी। स्वागत है सारे भाइयों का इस परिवार फार्मर्स लव में। मैं वीर विकास गुजर, आपका बड़ा भाई। आज अपन करने वाले मास्टर क्लास किसकी? लाइवलीहुड सिस्टम की, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। पहले मैं एक बार सिलेबस एनालिसिस करूंगा आपके साथ, इसकी यूनिट्स एनालिसिस करूंगा, देन बेटा मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि आज की क्लास में अपन ऑलमोस्ट कितना 60-70% कवर करने वाले हैं। आज की क्लास अपनी हिंदी मीडियम रहेगी। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं घबराएं नहीं बिल्कुल भी, एक 3-4 घंटे की इंग्लिश मीडियम क्लास उनको भी 1-2 दिन में मिल जाएगी। तो जाके चैनल का पेज सब्सक्राइब कर लो। इसके या जो अपनी सोइल साइंस की क्लासेस चल रही है, एग्रोनॉमी की हिंदी और इंग्लिश मीडियम चल रही है, आपकी कम्युनिकेशन की चल रही है, मैथ्स में जो नए टॉपिक हुए हैं उनकी क्लासेस चल रही है। तो यूट्यूब पे भी विजिट करो और गूगल प्ले स्टोर से जाके आप फार्मर्स लव का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसमें फ्री बैच में जाके, न्यू बैच के अंदर जाके आप सारी क्लासेस वहां पे भी मिलेगी और उनके पीडीएफ नोट्स फ्री एक्सेस डाउनलोड कर सकते हो बेटा। चलो शुरू करते हैं। आज इसके बारे में शब्द को मैं पहले आप समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देता हूं। रिपोर्ट ऑफ द ICAR 16 कमेटी, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। अब थोड़ा सा मैं सिलेबस पे तो बाद में जाऊंगा, पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि ये सिलेबस अपने ऐड क्यों किया गया, इसकी क्या अहमियत थी। इतने दिन तो नहीं था, अभी क्यों आया है 2024-25 में ही ये। देखो, फार्मिंग का मतलब होता है, सीधा सा आप सबको पता है बेटा, ये शब्द आपके लिए नया नहीं है, खेती। और बेस्ड का मतलब होता है आधारित, खेती पर आधारित, आधारित। और लाइवलीहुड की अगर मैं बात करूं तो इसके बहुत सारे शब्द यहाँ पे निकलते हैं। अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो इसका निकाल सकता हूं कि खेती पर आधारित जीवन यापन, मैं कह सकता हूं क्या? जीवन यापन। या फिर मैं कह सकता हूं इसको, क्या कह सकता हूं इसके अलावा? जीवन यापन ना कह के मैं इसको कह सकता हूं दैनिक जीवन जो अपना है, उसके लिए अपने को जो जो चीजें चाहिए है वो कैसे खेती से आ रही है, वो सारी चीजें इसी में आएगी कि खेती पर आधारित जीवन प्रणालियां या जीवन यापन। या फिर इसके और भी अगर मैं पर्यायवाची शब्दों की बात करूं तो इसके लिए क्या क्या अर्थ निकलते हैं? जीवन निर्वाह, खेती पर आधारित रोजगार, खेती पर आधारित बिजनेस, है ना, खेती पर आधारित व्यवसाय। ये सारों का एक ही मतलब है, लाइवलीहुड सिस्टम। मतलब लाइवलीहुड का मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि अर्थ क्या होता है। पहले मैंने आपका टाइटल बताया कि जो आपका सब्जेक्ट टाइटल चल रहा है उसका मतलब है कि खेती पर आधारित जीवन, कि कैसे खेती के द्वारा जीवन यापन करते हैं। और जीवन यापन करने के लिए अपने को क्या चीजें चाहिए होती है? मेनली 3 चीज चाहिए होती है, जो मैंने आपको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में बताया था। और ये भी कहा था कि एग्रीकल्चर इज नॉट अ सिंगल वर्ड। एग्रीकल्चर का एक अर्थ नहीं निकलता, एग्रीकल्चर की लाखों मीनिंग्स निकलते हैं। ओनली क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन करना ही, खेती करना ही एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर में क्या है? मल्टीपर्पज है, बहु उद्देश्य होते हैं एग्रीकल्चर के। इसमें पशुपालन, आपका डेयरी फार्मिंग आ गया आपका, ठीक है, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, आपका मुर्गी पालन, ठीक है, वर्मी कल्चर, वो सारी जो चीजें हैं, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस, सबको मिक्सअप रूप से पशुपालन, उसको एग्रीकल्चर अपन कहते हैं। एक पूरा चक्कर बनता है। तो सारी चीजें अपन समझेंगे। ये अपने कोर्स का मतलब हो गया कि कैसे खेती पर एक आदमी है जो खेती कर रहा है। देखो, खेती पर आधारित जीवन अगर आप देखोगे तो इंडिया की मेजर जो पॉपुलेशंस हैं वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, क्योंकि जो इंडिया है वो कृषि प्रधान देशों में आता है। कृषि प्रधान का मतलब आपने बहुत बार सुना भी होगा कि भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। वो क्या है? एग्रीकल्चर। अब आप ये सोचोगे कि भैया सिलेबस को इतना डिटेल्स क्यों अपने को बता रहे हैं? मैं सिलेबस बता रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं आपके जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में उनको भी कवर कर रहा है। चलो पहले वो बात कर लेते हैं। ये जो कोर्स है इसका मतलब आपने समझ लिया कि कैसे एक आदमी जो है अपना जीवन यापन करने के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए होती है। 3 चीज चाहिए होती है बेटा। सबसे पहली प्राइमरी नीड्स की अगर मैं बात करूँ, प्राथमिक आवश्यकता होगी, मेरे बच्चा, मेरे काना, मेरे गुड्डा, तो
तीन चीज होती है, कौन कौन सी होती है बेटी? एक तो होता है सबसे पहले भोजन, सेकेंडरी कौन सा आता है अपने पास? कपड़ा, और तीसरा आता है आवास, राइट? ये तीन चीजें, और इन तीनों चीजों को पाने के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को, अपने जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, सुख सुविधाएं भोगने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा रहने के लिए, जो खेती पर आधारित जो चीजें करनी, वो सारी इसमें अपन पढ़ेंगे। इसका मतलब यही है बेटा। चलो बात करते हैं, तीनों चीज मैंने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में भी यही बताई थी। इसमें देखो नेचुरल रिसोर्सेज का भी कहीं ना कहीं जिक्र किया हुआ है। मैंने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, अगर एग्रोनॉमी की क्लास बेटा आपने देखी है तो मैंने ये बताई थी कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति, और प्राथमिक आवश्यकताएं तीन ही होती है नेसेसरी, कौन कौन सी है? भोजन, कपड़ा और आवास। प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें सबसे पहले ही मैंने बताया था कि लैंड, वाटर, एयर, लाइट, सन, ये जो चीजें हैं अपनी, प्रकाश, हवा, वायु, भूमि, मृदा, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। और जब अपन ने सोइल साइंस पढ़ाई मैंने, तब भी मैंने एक ही चीज बताई कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, मृदा को अपन बना नहीं सकते। 1 इंच मृदा बनने में 1000-1200 साल लग जाते हैं। तो सॉइल साइंस में हमने वो चीज भी कवर करी। तो अपने को समझ में आ रहा है कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और अपना जीवन, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं, वो भी कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से खेती पर ही आधारित है बेटा। अब देखो कैसे होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर मैं बात करूं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष खेती पर आधारित जीवन कैसे है? जैसे मैं खेती करता हूं, मेरा जो जीवन है, आपका जो जीवन है, जो सब किसानों के बेटे हैं अपन, तो अपना जीवन डायरेक्ट खेती पर आधारित है, खेती पर आधारित है। खेती के अंदर ही बेटा, एग्रीकल्चर में फिर बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। आपका जो एनिमल पशुपालन वो है, वो सारा एग्रीकल्चर में आता है। तो अब अपना खेती पर जीवन आधारित कैसे है, समझना है इसको। अपने पास सबसे जो मोटी कमाई होती है वो 6 महीने पे अपनी फसल की होती है। क्लियर? अपना जो घर का खर्चा चलता है, अपने कोई फैक्ट्रियां तो चल नहीं रही। जो मम्मी ने अपने 2 भैंस बांध रखी है, एक गाय का बछड़ा बांध रखा है, एक बड़ी गाय बांध रखी है, इनसे जो दूध आता है वो डेयरी पे जाता है, इनसे जो दूध आता है वो डेयरी पे जाता है, डेयरी से जो पेमेंट आता है उससे अपना घर खर्चा चलता है। और अपने जो बड़े खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस हो गई है ना, लाइक कोई भात भरना हो गया बुआ के, दीदी की शादी करनी है, मकान के प्लास्टर करवाना है, वो कब करवाते हैं अपन? जब अपनी बड़ी फसल आती है, जब अपनी फसल की पैसा आता है। तो अपन क्या हो गए? डायरेक्ट खेती पर निर्भर हो गए। अब ये जो भैंसें थी अपने घर पे, जो अपने खेत में गेहूं लगा रखे हैं, उसमें से कुछ गेहूं अपन ने खा लिया, कुछ मंडी में बेच दिया, और जो बेचा वो मोटी इनकम हो गई अपनी। इस गेहूं का जो चारा था बेटा, वो अपनी भैंसों को खिला दिया। भैंसों को कोई मोल ला के चारा थोड़ी खिला रहे हैं अपन, तो भैंसों को खिला दिया। भैंसों से जो दूध आया उसको डेयरी में दे दिया, कुछ पैसे आ गए। भैंसों से जो गोबर आया उसको अपने ही खेत में डाल दिए, उसको अपने ही खेत में डाल दिए। कुछ दूध बचा के मम्मी ने घी भी जमा लिया, 2 किलो घी भी बेच दिए, उससे अपने जो रसोई का सामान है वो भी आ गया। तो एक तरीके से ये जो सारी चीजें चल रही है, जीवन निर्वाह जो कर रहा हूं, प्राइमरी मेरी नीड्स जो पूरी कर रहा हूं, जो सप्लाई मेरे पास हो रही है, जो मैं क्रियाकलाप कर रहा हूं, सीधा सा मतलब लाइवलीहुड का ये होता है कि जो मैं, मेरे नेचुरल रिसोर्सेज है, उनके साथ कोई भी क्रियाकलाप कर रहा हूं। और क्रियाकलाप करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। कौन सी? एक तो आपको जरूरत होती है स्किल्स की और नॉलेज की, स्किल्स की और नॉलेज की। मैं खेती कर रहा हूं तो मेरे पास स्किल्स होनी चाहिए कि फव्वारों को कैसे उठा के ले जाऊंगा, उनको कैसे लगाऊंगा। खेती के अंदर स्किल्स की जरूरत पड़ी है। और अपन ने एग्रीकल्चर में पढ़ा है कि एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस, और साइंस में ही आती है स्किल और नॉलेज। तो मेरे को 2 चीज ज्ञान होना। स्किल्स का मतलब होता है, मैं अगर आपको बताऊं तो उस चीज के बारे में, स्किल्स को हिंदी में अपन बोलते हैं कौशल। कौशल क्या बोलते हैं? कौशल। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे स्किल इनहेंस कोर्स भी आपको चल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिकल चीजें समझाई जाए और उनके बारे में नॉलेज हो। जब मेरे को किसी चीज के बारे में, लाइक मैं अभी कुछ दिनों बाद में डेयरी फार्म लगाने वाला हूँ गिर गाय का, तो मेरे को गिर गाय को पहले तो मेरे को उसकी पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, कौन सा क्लाइमेट सूट है, मैं कहाँ से ब्रीड्स लूंगा, कैसे उसको रखूंगा, कैसे बाड़ा बनाऊंगा, वो तो हो गई नॉलेज। और मेरे को स्किल्स भी आने चाहिए। मेरी गाय बीमार हो गई तो क्या करना है, मेरे को खुद को दूध निकालना आना चाहिए। तो वो इन दोनों को मिला के जो मैं सारा काम कर रहा हूँ, वो क्या हो गया? मेरा लाइवलीहुड हो गया, वो मेरा क्या होगा? जीवन निर्वाह का साधन हो गया। तो एक तो हो गई मेरे पास वो संपत्ति हो गई जहां पे गायों को रख रहा हूँ, गाय भी मेरी एक तरीके से चल संपत्ति में आ गई। और जो मैंने स्किल्स और नॉलेज थी उसके आधार पे जो काम करके मैं मेरा परिवार का और मेरा पालन पोषण कर रहा हूं, चाहे मैं उससे दूध बेच रहा हूं, चाहे मैं उससे गोबर बेच रहा हूं, चाहे मैं उससे घी बेच रहा हूं, पर जो मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूं, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूं, वो क्या हो गया? मेरे लिए लाइवलीहुड सिस्टम हो गया। और आज का अपना टारगेट ये है कि फार्मिंग बेस, खेती पर आधारित जीवन प्रणालियां। तो खेती पर आधारित मैंने एक तो बताया कि प्रत्यक्ष रूप से तो जैसे मैं हूं किसान का बेटा, आप हो किसान के बेटे, कॉलेज की फीस, सेमेस्टर की फीस अपन कब भरते हैं? जब बड़ी फसल आती है। बीच में आपको कमरे का खर्चा है वो कहां से? डेयरी पे से दूध आ रहा है, उसके
से चला जाता है, या मम्मी कोई और काम करती है ऐसा, किसी के गोज करवाने जा रही है, किसी के ननाण करवाने जा रही है, किसी का लावणी करवाने जा रही है, पापा कहीं पे मजदूरी कर रहे हैं किसी के खेत में मंडी में, तो वो सारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हो गया, तो वो हो गया प्रत्यक्ष रूप से। अब अप्रत्यक्ष कैसे होता है, देखो अप्रत्यक्ष का मतलब कुछ मेरे भाई ऐसे भी हैं जिनके जमीनें नहीं हैं या उनके मकान सिटी में आ गए, पर उनके पापा और को खेती तो आती है, तो वो क्या करते हैं, मंडी में काम करते हैं, किसान मंडी में काम करते हैं, अर्थ का काम करते हैं, ठीक है, बारदाने की उनकी दुकान है, या फिर उनकी दुकान है मार्केट के अंदर खाद बीज की दुकान है, ठीक है, या फिर वो किसी बड़ी पेस्टिसाइड कंपनी में काम करते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये भी हो तो डिपेंड फार्मिंग पे है ना, और अपना टाइटल यही है कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। तो कुछ चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी और आपको ये लग रहा है कि ये सब्जेक्ट तो मेरे टच का सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई इश्यू ही मेरे को नहीं आएगा बेटा, और आएगा भी नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल चीजें क्लियर की जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी घबराए नहीं, हिंदी वाली भी देख लेना, और इंग्लिश की भी, इसकी कोई 15-20 क्लासें नहीं होगी, मुश्किल से 3 क्लास हिंदी मीडियम की और 2 क्लास इंग्लिश मीडियम की, जिसमें पूरा सिलेबस हम देखने वाले हैं बेटा। और अभी तक यार चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया और पुरानी क्लासेस जाके नहीं देखी तो जाके देख लो। जो हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो आपके सामने उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं यकीन दिला सकता हूं आपको कि पूरे भारतवर्ष में कोई आपसे पैसे लेके भी वो चीज़ नहीं कर रहा जो आप हिंदी में कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये चीज़ मैं बार बार बताऊंगा नहीं, मैंने पहले बता रखी है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी तुम ही लोगों में से हूँ, मैं कोई बाहर से नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ समझता हूँ, जानता हूँ, मेरे पे गुजरी है, मैंने सहन की है चीज़ें और उनसे निकल के आया हूँ, तो मैं आज आपके लिए खड़ा हूँ। चलो बेटा शुरू करते हैं, और क्लासेस भी लेना। ये अपना कोर्स हो गया है कि खेती पर आधारित कैसे एक तरीके से अपन जीवन यापन कर सकते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स, हर चीज का एक उद्देश्य होता है बेटा। अपन जब फसल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो भी उसमें एक उद्देश्य पढ़ते हैं। फसल किसे कहते हैं? क्रॉप, कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में, एनी टाइप, किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के, यूज के लिए, बेनिफिट के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। लाइक मैंने मूंगफली लगा रखी थी, हो सकता है मैं मूंगफली को मंडी में डायरेक्ट बेच दूं, हो सकता है मैं उसका तेल निकाल के बेचूं, हो सकता है मैं उसको खाऊं, या फिर हो सकता है मैं उसका चारा बेच दूं, या फिर मैं किसी और कंपनी को दे दूं, या सीड वाली कंपनी को दे दूं। पर मैंने उगाया अपने लाभ के लिए उसको। हो सकता है वो फाइनेंशियली लाभ हो, मंडी में बेच के मैंने रुपए लिए हो सकता है मैं खाने के लिए, चारे के लिए, पशुओं के लिए, अगली साल बीज के लिए, किसी भी लिए, पर मैंने अपने यूज के लिए उगाया, उसको फसल कहते हैं। दोबारा से सुनना, कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। तो उसके पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी काम आप कर रहे हो, आपने बीएससी में एडमिशन लिया, आपका ऑब्जेक्टिव है। आप इस क्लास पे, आपने यूट्यूब ओपन किया तो आपका एक ऑब्जेक्टिव था कि यार मेरे को कुछ देखना है। सामने ये क्लास आ गई तो एक आपका नया ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि यार मेरे ये कोर्स चल रहा है, मेरे को ये पढ़ना है। ठीक है, आप पढ़ क्यों रहे हो? क्योंकि आपका एक ऑब्जेक्टिव है, आपको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, अच्छी डिग्री चाहिए, आपको सेटल होना है। तो ऑब्जेक्टिव इस कोर्स का क्या है? क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होता कि वो डिग्री क्यों कर रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस कोर्स का अपने को पहले तो ये पता चला इस कोर्स में होएगा क्या, फिर अब पढ़ेंगे ये कोर्स है क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है। टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इन एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स को इस बारे में अवेयर करना, जागरूक करना कि बेटा कैसे खेती पर आधारित जीवन जो है वो कैसे यापन होता है, किन चीज़ों का अभाव है, कैसी उनकी इनकम सोर्सेज हैं, क्या क्या उनके लाइफ में स्ट्रगल है, वो सारी चीज़ें। सेकंड देखो, टू डिसेमिनेट द नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज और स्किल, ये दो शब्द भी बार बार घूमेंगे। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और स्किल का मतलब होता है बेटा कौशल। ठीक है। हाउ फार्मिंग, कैसे कि खेती पर आधारित जीवन जी सकते हैं, कैन बी सोर्स ऑफ ए लाइवलीहुड। कैसे क्या खेती भी, इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहली चीज तो तुम्हें ये नॉलेज देना कि खेती पर आधारित जीवन प्रणालियां किस प्रकार की है, कैसे वो जीवन यापन करते हैं। दूसरा ये है कि आपको उस बारे में नॉलेज देना कि क्या सिर्फ खेती से भी आदमी अपनी जीवन यापिका चला सकता है, अपने बच्चों को पाल सकता है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड मैनेज कर सकता है। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं अपना थ्योरी सिलेबस की। बेटा ये अपना थ्योरी सिलेबस है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6 से 7 चीज़ें हैं इसमें। तो इसको मैं यूनिट वाइज भी क्लासिफिकेशन करके लाया हूँ, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें मेनली 3 यूनिट है बेटा अपनी, ये 3 तो इसके कोर्स आउटकम्स हो गए। और अगर यूनिट की बात करूँ, सॉरी 4 यूनिट है इसमें। पहली है इंट्रोडक्शन, समझना, आज अपन कितना ले लेंगे वो भी देख लेंगे, पर लगभग आपके मिड एग्जाम में आएगा उतना एक क्लास में अपन कर लेंगे बेटा। मुझे नहीं पता ये क्लास कितनी देर की होगी, पर एंड तक देखना, मजा आएगा आपको। पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखेंगे अपन स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेटस।
ठीक है। एग्रीकल्चर का भारत में और दूसरे जो अपने स्टेट्स हैं, जो अपने राज्य हैं, भारत के अंदर एग्रीकल्चर का क्या महत्व है, क्या स्थान है, और अपने जो अदर जो स्टेट्स हैं लाइक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड, पंजाब, ठीक है, इनमें गुजरात, इनमें क्या स्टेटस है एग्रीकल्चर का। इनकम ऑफ फार्मर एंड रूरल पीपल इन इंडिया। भारत के अंदर रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। क्या होता है बेटा? ग्रामीण, ठीक है ना। फार्मर एंड किसानों की और गांवों के अंदर आदमियों की इनकम कितनी है, उनकी आय कितनी है, उसके बारे में। फिर देखेंगे लाइवलीहुड की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी और बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट्स एंड लाइवलीहुड पैटर्न इन अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। अपन देखेंगे कि लाइवलीहुड का मतलब एक चीज से ले लो आप, इसका सीधा सीधा सा मतलब आप अगर देखो तो रोजगारी, नौकरी, या फिर एक ऐसी क्रिया जिससे आदमी अपना जीवन यापन करता है, उससे ले लो। तो अपन इसमें क्या देखेंगे, देखो लाइवलीहुड डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड लाइवलीहुड पैटर्न, जीवन जीने का तरीका इन अर्बन एरियाज मतलब सिटी के अंदर, और रूरल एरियाज मतलब गांवों में, किस तरीके से डिफरेंट है शहर में और गांव में। खेती पर आधारित जीवन प्रणालियों के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे एक गांव में और शहर में जीवन जीने का तरीका अलग अलग है। डिफाइंड द इंडिकेट्स टू स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, ALS अप्रोच अपन पढ़ेंगे, मीनिंग, अप्रोच, ऐसे फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, डेफिनेशन और फार्मिंग सिस्टम्स की ये देखेंगे, बेस्ट ऑफ लाइवलीहुड सिस्टम देखेंगे, प्रिवेंट फार्मिंग सिस्टम्स देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग। ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो परंपरागत, जो अपने माता पिता करते आ रहे हैं, अपन भी करते रहेंगे, वो ट्रेडिशनल होगा। और इसकी अपन बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग में क्या आता है, अपने जो पॉली हाउसेज हैं, नेट हाउसेज हैं, जो नर्सरीज हैं, मशरूम फार्मिंग है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो अभी साइंस के साथ में वर्तमान में। देखो BSc एग्रीकल्चर का मोटिव क्या होता है, डायरेक्ट अगर मैं BSc एग्रीकल्चर की बात करूं कि व्हाट इज द BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर क्या है। BSc एग्रीकल्चर अपनी जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो साइंस है, जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे फार्मर से कनेक्ट करती है, खेती से कनेक्ट करती है, ठीक है। और वही चीज अपन पढ़ने वाले हैं। यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यूनिट सेकंड में अपन देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम्स, जो आपने ऑलरेडी एग्रोनॉमी में पढ़ रखा है। लाइव स्टॉक में देखो डेयरी, पिग, गॉट, पोल्ट्री, डक, इनके बाद में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम में, एक्वाकल्चर मैंने पहले ही बताया था आपको, डक या पोल्ट्री हो गया, फिश डेयरी हो गया, आपका सुअर पालन हो गया आदि। स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस, छोटे और बड़े, लघु व सीमांत जो रोजगार है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। यूनिट 3 में अपन बात करेंगे फैसिलिटी मॉडल्स एंड केस स्टडीज ऑफ फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम के बारे में। और 4th यूनिट में है आपका इंटेंटिव टेकन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में क्या भविष्य है इसका। चलो ये आपका कोर्स हो गया बेटा। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं लगभग आपका ऐसे समझ लो आप, इसमें टॉपिक्स के वाइज देखूँ तो 20 टॉपिक हैं और अच्छा खासा कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। चलो शुरू करें बेटा। चलो डन। अपन देखते हैं टॉपिक नंबर 1। ये लो, ये हो गया अपना टॉपिक नंबर 1, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स, स्टेटस ऑफ, ठीक है, इनकम ऑफ फार्मर्स। देखो भारत में कृषि की स्थिति, भारत में कृषि की स्थिति क्या है। मैंने लाइवलीहुड की डेफिनेशन आपको बता दी है और आपको एक बार और मैं लाइवलीहुड की डेफिनेशन दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लाइवलीहुड उस साधन या माध्यम को कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या परिवार अपना जीवन यापन करता है। लाइवलीहुड किसे कहते हैं? उस साधन या, मैंने आपको बताया कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से खेती पर आधारित जो जीवन प्रणालियां हैं, कि लाइक कोई मंडी में काम कर रहा है, उनके जमीन नहीं है फिर भी वो खेती। लाइवलीहुड का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? लाइवलीहुड का मतलब उस साधन से है, उस साधन, उस काम, उस रोजगार, उस प्रोफेशन, व्यवसाय और उस क्रियाकलाप, उस क्रियाकलाप, उस स्किल को बोलूंगा कौशल, और उस नॉलेज मतलब ज्ञान से हैं जो एक इंडिविजुअल पर्सन को, एक व्यक्ति को स्वयं व उसके परिवार के पालन पोषण मदद करता है। समझ गए होंगे इस डेफिनेशन से कि लाइवलीहुड का सिस्टम उस साधन से है
जीवन प्रणाली या लाइवलीहुड का सिस्टम उस साधन से है, वो साधन खेती, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने सारी चीज आपको समझा दी, उस साधन से। लाइवलीहुड की अगर मैं बात करूं अदर पर्यायवाची शब्दों की, किसको मैं किस किस नाम से जान सकता हूं, तो मैं इसको व्यापार, पैसा, रोजगार, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें मैं इसको कह सकता हूँ, लाइवलीहुड को कह सकता हूँ बेटा। ठीक है, तो ये उस साधन से है, उस काम से है, उस रोजगार से है, उस व्यवसाय से है, उस क्रियाकलाप से है। ठीक है, जो क्या करता है, कोई व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए जीविका या कमाई करने का तरीका है, उससे है। इसमें वे सभी संसाधन शामिल हैं जैसे कि स्किल्स, नॉलेज, संपत्तियां, एसेट्स, गतिविधियां जिनके माध्यम से व्यक्ति आय अर्जित करता है। ऐसा कुछ भी काम कर रहा है जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है और इन सब से वो क्या कर रहा है, आय अर्जित कर रहा है। और आय अर्जित करके क्या करता है, वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मैनेज करता है, उसको मेंटेन करता है। और आय से मेनली तीन ही चीजें जरूरत होती है, क्या, भोजन। कोई कम कमा रहा है तो अच्छा भोजन नहीं कर रहा, थोड़ा लो क्वालिटी का कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है। कपड़ा, कोई और ज्यादा कमा रहा है तो बहुत अच्छा भोजन कर रहा है, बहुत अच्छा कपड़े पहन रहा है। कोई थोड़ा मिडिल क्लास है तो वो ठीक ठाक कपड़े पहनेगा, ठीक ठाक भोजन करेगा और उनका आवास भी ठीक ठाक रहेगा। जैसे जैसे ये कमाई बढ़ेगी, जैसे जैसे कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसका जो जीवन स्तर है, जो रहने का स्तर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो क्या होता जाएगा, हाई क्लास होता जाएगा बेटा। तो ये तो हो गया अपना मतलब। अब चलते हैं आगे अपन। ठीक है, हाँ, भारत में कृषि की स्थिति। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 58% पॉपुलेशन, लगभग 58% पॉपुलेशन मेरे बच्चा, कितनी, लगभग 58% जनसंख्या। 100 में से 58% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इसका मतलब होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि का योगदान भारत के जीडीपी में लगभग 17 से 18% है। घरल सकल उत्पाद जिसको अपन बोलते हैं, उसमें जीडीपी के अंदर अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर कितना एनरोल करता है, तो 17 से 18% जो है बेटा एग्रीकल्चर अपने जो जीडीपी है इंडिया की उसमें योगदान देता है। मुख्य फसलें जो है इसके लिए वो है धान, जैसे अपने जो खाद्यान्न फसलों में आती है, सीरियल क्रॉप्स जिनको अपन कह सकते हैं, वो धान हो गया ओराइजा सेटाइवा, गेहूं हो गया टिटिकम एस्टिवम, मक्का हो गया जियाम मेज, कपास हो गया गोसिपियम स्पीसीज, गन्ना हो गया सेकेरम ऑफिसिनेरम, पल्सेज आपकी हो गई। ठीक है, तिलहनी में आपकी जैसे सरसों वगैरह हो गई, और फल और सब्जियां आपके हॉर्टिकल्चर में आ जाती है। ये अपनी मुख्य है। हरित क्रांति 1966-67 में जो हुई थी, उसके बाद खाद्यान्न उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है, उसके बाद खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक देश है। हरित क्रांति जो हुई थी 1966-67 में, जो कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में इसके जनक हैं, और डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग जो कि अपने विश्व के जनक हैं। इस क्रांति में क्या हुआ था, देखो, इससे पहले अपना जो ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, उसमें इतना दम नहीं था, अपने को बाहर से अनाज लेना पड़ता था, भाव अच्छे नहीं थे। ठीक है, इस क्रांति के बाद ऐसी ड्वार्फ वेराइटीज, हाइब्रिड वेराइटीज किसकी, गेहूं और चावल की विकसित हुई, जिसके बाद इतना प्रोडक्शन अपना बढ़ गया कि अपने जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है सारी को अपन खाना खिला सकते हैं। तो ये याद रखोगे। ये जो शब्द है हरित क्रांति, जो शब्द है वो किसने दिया था, डब्ल्यू.एस. गॉर्ड ने, विलियम सम गॉर्ड ने ये शब्द दिया था हरित क्रांति का। भारत में जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, और इंडिया की बात करूं मैं, सॉरी वर्ल्ड की बात करूं मैं, तो एन.ई. बोरलॉग सर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। इसी में डिफरेंट स्टेट्स में अपन वो देखते हैं। कृषि का स्वरूप अब बहुत बहुआयामी हो चुका है। फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन आदि सारे के सारे चीजें एग्रीकल्चर में सम्मिलित है। अब देख लेते हैं विभिन्न राज्यों में कृषि की स्थिति। विभिन्न राज्यों में कृषि की स्थिति, तो मेन चीजें देखते हैं। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है आज की क्लास पूरी करने के बाद बेटा। तो देखो, अगर बात करूं मैं पंजाब और हरियाणा, तो पंजाब और हरियाणा की जो प्रमुख फसलें वो है गेहूं और धान। विशेषता क्या है, हरित क्रांति का केंद्र है ये, हरित क्रांति का केंद्र है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं अपने राइस की और वीट की, तो पंजाब और हरियाणा जो है अपना करनाल वाला क्षेत्र, उन्होंने बहुत अहम योगदान दिया था। यहाँ की जो फर्टिलिटी है ना सॉइल्स की, वो भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे पानी भी बहुत अच्छा है, यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन है वो भी अपने को हाई मिलता है मेरे बेटा। क्या मिलता है, हाई मिलता है। मैं आपको पूरा समझाऊंगा यहाँ से कैसा क्वेश्चन आता है क्या। उसके बाद बात करूँ यूपी की, तो यूपी के लिए मेनली पता है क्या चीजें, गेहूं और धान और गन्ना। आपने देखा होगा जो शुगर मिल्स है वो ज्यादातर आपको यूपी में मिलेगी। जो गेहूं जो है
आपका सर्वाधिक जो उत्पादन है वो यूपी में, सबसे अधिक कृषि क्षेत्र यूपी के अंदर है। बात करूं एमपी की, तो एमपी को सोया प्रदेश भी बोलते हैं, सोयाबीन, गेहूं, चना, सोयाबीन स्टेट भी इसको बोलते हैं, सोया प्रदेश भी इसको बोलते हैं। अपन बात कर रहे हैं क्या, इनके एग्रीकल्चर स्टेटस की इंडिया के अंदर और डिफरेंट स्टेट्स से। तो इंडिया में मैंने बात करी कि लगभग 58% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, वे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, उसके बाद में अपन ने बात करी कि जो नेशनल जीडीपी है उसमें 17 से 18% भाग अपना एग्रीकल्चर एनरोल करता है। उसके बाद में हमने बात करी कि एग्रीकल्चर एक बहुत सारा मल्टीपर्पज हो चुका है, ओनली क्रॉप प्रोडक्शन दैट नॉट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या हो गया, एनिमल साइंस आ गई आपकी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, सारा को सम्मिलित रूप से अपन एग्रीकल्चर कहेंगे। तो बहुत ही ब्रॉड एरिया इसका हो चुका है बेटा। उसके बाद में हमने सेकंड पॉइंट में देखा कि डिफरेंट स्टेट्स एंड इंडिया एग्रीकल्चर स्टेटस। तो हमने देखा पंजाब और हरियाणा में गेहूं और धान, यूपी में गेहूं, धान, मक्का, मध्य प्रदेश में सोयाबीन, चना। उसके बाद महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में कपास, गन्ना और दलहन। इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये तो इसकी प्रमुख फसलें हो गई। ये इसकी विशेषता ये है कि सिंचाई की कमी है वहाँ पे, महाराष्ट्र में थोड़ी सिंचाई की कमी है, परंतु विविध कृषि वहाँ पे पाई जाती है। राजस्थान की बात करूँ तो देखो बाजरा, सरसों, गेहूं अच्छा खासा पैदा होता है। शुष्क जलवायु है, जल आधारित खेती होती है राजस्थान में, ठीक है। बिहार और पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं बेटा तो धान, मक्का, आलू, उपजाऊ मिट्टी है और वहां पे वर्षा अधिक होती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। केरल की बात करूं तो केरल में नारियल, रबर, मसाले और व्यावसायिक फसलों का ये क्षेत्र रहा है हमेशा से। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात करूं तो धान, मूंगफली, गन्ना, सिंचाई व्यवस्था विकसित है। कहाँ पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है वहां पे सिंचाई की रेगुलर व्यवस्थाएं हैं। भारत में किसानों एवं ग्रामीण लोगों की आय, इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपुल्स, ये भी आपने उसमें देखा था। इसकी बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार 2022-23 की अगर मैं बात करूं तो एक औसत किसान परिवार की जो आय है बेटा, एक औसत किसान परिवार की जो मासिक आय है महीने की, वो कितनी है, लगभग 10,200 से 11,000 रुपये रही है। 10,200 रुपये से 11,000 रुपये आपके रही है कितनी मंथली इनकम, किसकी, एक औसत किसान परिवार की। मैं यहाँ पे सीमांत या लघु सीमांत किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज फार्मर फैमिली की, जिसकी, अब आप सोचो 10,000 में क्या परिवार चल सकता है। आजकल जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो अपने माता पिता से 10,000 रुपये खर्चा लेते हैं, तो वो तो सिर्फ खाना और रहना होता है उनका, ठीक है, या तो हॉस्टल चार्जेस हैं या रूम रेंट या रहना खाना। अब ये सोचो एक किसान परिवार जो सारा दिन खेत में मेहनत कर रहा है और उसकी मंथली आय 10,000 है, उस 10,000 में उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनके कपड़े, खुद के कपड़े, जरूरती सामान, और प्लस में मायरा भी भरना है, शादी भी करनी है। तो अब सोचो क्या स्थिति है। तो इसीलिए ये कोर्स आपके डाला गया है कि आपको चीज़ों का नॉलेज हो मेरे बेटा। आगे बात करते हैं, इनमें से लगभग 37% आय जो है वो फसल उत्पादन से होती है बेटा, लगभग 30। ये पैसा है ना 11,000, इसका भी लगभग 10,000, 11,000, तो इसका लगभग 4,000 रुपये तो उसके पास आते हैं खेती से, ठीक है। ये इसको डिवाइड किया गया है। 19% लगभग आता है आपका, 19 से 20% आपका आता है बेटा पशुपालन से, जो मैंने आपको बताया। 11% आता है कृषि मजदूरी से। औसत किसान है, छोटा किसान है, कम जमीन है उसके, तो ऐसा तो है नहीं कि सारा दिन खुद के खेत में काम करेगा। जब खुद के खेत से काम फ्री हो गया तो कैसे न कैसे उसको सर्वाइव तो करना ही है, तो वो क्या करेगा, दूसरे खेतों में भी मजदूरी करके आएगा। तो वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों से, या फिर हो सकता है वो मंडी में जाके बेलदारी कर रहा हो, वहां पे जाके बोझा उठा रहा हो, बाहर छोटी सी दुकान लगा रहा हो, वो सारी चीजें आ गई इसमें। शेष 33% अन्य गैर कृषि स्रोतों से आती है। गैर कृषि स्रोतों में वो आते हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं है, लाइक उसने कोई परचूनी की दुकान खोल रखी है, वो चीजें हो गई। अब बात करते हैं ग्रामीण लोगों की आय में असमानता अधिक होती है। आय में असमानता ग्रामीण लोगों में, सिटी में फिर भी सेम है कि पूरी कॉलोनी है, लगभग अपन कहते हैं कि सब इस कॉलोनी में जो रह रहे हैं लगभग 30-35 हज़ार रुपए मिनिमम सब कमाते हैं। मैक्सिमम बात करूँ तो फलाने भाई साहब की तो 1.5 लाख तनख्वाह पर कम से कम, छोटे से छोटा, अभी परसों लड़का आया है एक रहने हरियाणा का, वो भी यहाँ मानसरोवर में रह रहा है, 30,000 की नौकरी तो कॉर्पोरेट में ये भी करता है। तो उनमें क्या सिमिलिटी है, उनका एक लेवल है। पर गाँवों के अंदर यहाँ पे देखो ग्रामीण लोगों की आय में असमानता बहुत अधिक है। कोई कमा रहा है, बड़ा किसान है तो लाख रुपए भी कमा रहा है, कोई छोटा किसान है, मजदूरी वाला, जमीन का जोत कम है तो महीने के 3,000 भी कमा रहा है, ठीक है। तो असमानता बहुत है। छोटे किसानों की आय बहुत कम है, जबकि बड़े किसानों की आय अधिक होती है। गैर कृषि आय, जैसे कि गैर कृषि आय का मतलब आपको मैं समझाऊं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं, नॉन फार्मिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की मैं बात करूं मेरी जान, तो वो कौन सी है, जैसे कि मनरेगा। आपका मनरेगा जो प्रोग्राम चला था, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हैं अपन,
खुदाई करते हैं, 100 रुपये पर डे के हिसाब से चलता है, ठीक है। लघु उद्योग, मजदूरी व्यवसाय अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि फार्मिंग इतना इफेक्टिव नहीं रहा है, तो लोगों को साथ में ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है, ये भी करना जरूरी हो गया है। बात करते हैं आजीविका, लाइवलीहुड का सिस्टम। जो लाइवलीहुड है उसकी डेफिनेशन मैंने बताई, आजीविका जीवन निर्वाह है, व्यवसाय, पेशा, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ ऑक्यूपेशन। आपने जो भी कोई फॉर्म भरा हो बैंक में या कॉलेज में, जब पूछते हैं कि आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, पूछते हैं ना बेटा अपने पिताजी का ऑक्यूपेशन लिखिए या उनका व्यवसाय या पेशा क्या है, तो अपन उसमें लिखते हैं एग्रीकल्चर या फार्मिंग, और मम्मी के बारे में लिखते हैं हाउसवाइफ। तो वो कहीं ना कहीं वहां से अपने को समझना चाहिए कि वही अपन पढ़ रहे हैं बेटा। फार्मिंग लिखते हैं, एग्रीकल्चर लिखते हैं, इसका मतलब है कि ऑक्यूपेशन का मतलब ये रहता है कि आपके माता पिता आपको कैसे पाल रहे हैं, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो अपन उसमें यही भरते हैं सब लोग। कोई कोई बच्चे हैं जो गवर्नमेंट ऐसे भरते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भरते हैं, कुछ बोलते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय, कुछ बोलते हैं खुद का बिजनेस, पर ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे जो एग्रीकल्चर के हैं वो जब भी आप बैंक में या कॉलेज में जब फॉर्म भरते हो तो यही लिखते हैं ऑक्यूपेशन में, फार्मिंग या एग्रीकल्चर लिखते हैं मेरे बेटा। तो ठीक है, आगे बात करते हैं आजीविका, परिभाषा एवं अवधारणा, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। आजीविका वह सभी क्रियाएं हैं, आजीविका वह सभी क्रियाएं हैं, संसाधन हैं एवं साधन हैं। संसाधन का देखो, साधन में आ जाएगी आपकी जमीन वगैरह, संसाधन में आपके पास आ जाएगा सिंचाई वगैरह, ठीक है। और क्रियाएं जो आप क्रियाकलाप कर रहे हो, जो एक्टिविटीज कर रहे हो। अब एक चीज यूज करना यहाँ पे देखो, संसाधन, साधन, संसाधन भूमि का उपयोग करके, सिंचाई के कुछ साधनों का यूज करके, ट्रैक्टर का यूज करके आप जो क्रियाएं कर रहे हो, जिनके माध्यम से व्यक्ति या परिवार की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये सब करके जो आउटपुट आपके पास आ रहा है रुपया, उसका यूज करके आप क्या करते हो, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो। और मैंने बताया कि जनरली आवश्यकताएं 3 होती है, क्या मेरे बच्चा, भोजन, कपड़ा और आवास, भोजन, कपड़ा और आवास, ठीक है। तो इन तीनों की पूर्ति करने के लिए जो अपने पास साधन हैं, जो अपने पास एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो अपने पास रिसोर्सेज हैं, जो अपने पास संसाधन हैं, है ना, उनका यूज करके जो अपने पास स्किल्स हैं, कौशल है, बिना कौशल के कुछ भी नहीं होता। मंडी का सीधा सा समझना, मेरे एक दोस्त है जिनके पहले जमीनें थी, अब पानी यानी खत्म हो गया, वहाँ पे कॉलोनियाँ कट गई है, भांकरोटा में वो आ गए हैं, तो उनके खेती नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, उसके पापा मंडी में दुकान करते हैं। जैसे गांव के जो खेती वाले किसान हैं उनके पास लेके जाते हैं सब्जियां और उनके जो भी प्रोडक्शन है वो, फिर वो क्या करते हैं, जो ठेले पे बेचने वाले या जो बड़ी पार्टीज हैं वो आती है, तो डायरेक्ट वो उन किसान से नहीं बेचते हैं, वो उनकी बोली लगवाते हैं, उनकी दुकान पर रखते हैं, उससे अगले से पैसे लेके इनको देते हैं, पर बीच में कुछ परसेंट, 2% ये जो खरीद रहा है उससे लेते हैं और 1% फार्मर से लेते हैं। तो ये बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट रूप से हो गया, इनडायरेक्ट रूप से हो गया, पर है तो वो भी डिपेंड फार्मिंग पे ही ना, तो वो चीज़ हो गई। स्किल्स हो गई ना उनमें, हर कोई थोड़ी कर सकता, उनकी स्किल्स है, उनको सेट करने की, उनको मंडी भाव बताने की, हिसाब किताब करने की, और उनको नॉलेज भी है कि घाटा लगेगा या नहीं लगेगा, सारी चीज़। तो वो स्किल्स और नॉलेज के माध्यम से उनके संसाधन और साधनों को यूज करके जो एक्टिविटीज कर रहा है, किसके लिए कर रहा है आदमी, पेट के लिए। और पेट को क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, लाइवलीहुड या आजीविका कहेंगे मेरे बच्चा। बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स की। आजीविका केवल आय अर्जन तक सीमित नहीं है, आजीविका मतलब केवल आय अर्जन तक। मैं फिर ये चीज शुरू से समझा रहा हूं, एक वर्ड में बार बार यूज कर रहा हूं मेरे बेटा, क्या क्या, लिविंग स्टैंडर्ड। आय अर्जन का मतलब इनकम कमाना, सिर्फ ये जो अपन एक्टिविटीज कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुछ भी नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, यह केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि अपने को सिर्फ खाना खाना है या पैसे कमाना है। ये कहाँ तक है, ये देखो, आजीविका केवल आय अर्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जीवन स्तर को मतलब पहले बच्चा पैदल स्कूल जाता था, अच्छी खेती हुई, अब की बार साइकिल दिला दी उसको, कंपनी से बोनस मिला, साइकिल से इलेक्ट्रिक स्कूटी दिला दी। बच्चा कॉलेज में जाने लग गया, पहले बस से जाता था, फिर उसको स्प्लेंडर बाइक दिला दी। कब दिलाई, जब अपने लाइवलीहुड सिस्टम में अपने को आउटपुट अच्छा मिल रहा था मेरे बेटा, जो अपने स्किल्स, नॉलेज और रिसोर्सेज जो साधन थे उनका यूटिलाइज किया, उससे जो इनकम आई, तो सिर्फ इनकम आई, उससे सिर्फ पैसा ही कमाना उद्देश्य नहीं था। वो पैसा क्यों कमाया, अच्छा भोजन, अच्छा कपड़ा और अच्छा आवास, और इसी में जो अपनी फैसिलिटीज आ गई वो भी अच्छी। सर्दियों में बच्चे पहले ऐसे ही नहा के जाते थे, अब की बार मूंगफलियां अच्छी हुई, बेचते ही घर पे गीजर लगवा दिया, ठीक है। बच्चे पैदल जाते थे, उनके बस लगवा दी,
ठीक है, बच्चों के पास स्वेटर वो अच्छे वाले नहीं थे, उनको पॉपअप जैकेट्स ला के दे दिए। तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो अपनी लाइवलीहुड है, आपका आजीविका है, उसके साधन अगर इंप्रूव होंगे, उनसे आउटपुट अगर इंप्रूव होगा, तो कहीं ना कहीं अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा बेटा, हाई क्लास होगा, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, सामाजिक स्थिति में सुधार होएगा एवं अवसर भी शामिल हैं। सामाजिक स्थिति सुधार एवं सुरक्षा अवसर भी शामिल है। समझना सामाजिक अवसर कैसे, पहले जब आप गरीब थे, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपको उतने लोग नहीं बुलाते थे। जब आप बहुत अमीर हुए, अच्छा खासा पैसा हुआ, स्कॉर्पियो एन आप ले आए, तो फिर क्या हुआ, आपके जो दूर दराज के रिश्तेदार थे, सामाजिक प्रतिष्ठा थी आपके, जो परिवार वाले बोलते नहीं थे वो भी आपसे बोलने लगे, फलाणो मारो भतीजो चे, ओ मारो बहन जो चे है, ये मैं इसका चाचा लगता हूँ, मेरे छोटे भाई का लड़का है, संबंध निकालने लग गए। तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं बढ़ी, और डायरेक्ट किससे बढ़ी, वो लाइवलीहुड से बढ़ी, लाइवलीहुड से आजीविका से बढ़ी। और आजीविका के बारे में क्या पढ़ रहे हैं, खेती और खेती पे आधारित, जिसमें नॉन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का अपन पढ़ रहे हैं मेरे बच्चा। सुरक्षा कैसे, पहले जो बच्चे थे, ठीक है, मकान में फिटिंग नहीं करवा रखी थी, तार ऐसे ही लटक रहे थे, तो बच्चों को करंट की सुरक्षा नहीं थी। जैसे ही अच्छी फसल आई, अच्छा अपना आउटपुट आया, किससे, लाइवलीहुड से, जो जीवन निर्वाह करने के जो साधन थे उनसे अच्छा आउटपुट आया मेरा, तो मैंने फिटिंग करवा दी मकान में, प्लास्टर करवा दिया, चारों तरफ बाउंड्री करवा ली घर के, खेतों के मैंने तारबंदी करवा दी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अवसर, लिविंग स्टैंडर्ड एंड आपकी जो सोशल जो लाइफ है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसको भी बेटा ये क्या करते हैं, आपकी बढ़ा देते हैं बेटा। चलो आगे चलते हैं, इसी पे बात करते हैं। सतत, सस्टेनेबल आजीविका का अर्थ है ऐसी प्रणाली जो दीर्घकालीन संसाधनों का दोहन किए बिना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसकी देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, आपको दोबारा से मैं समझाता हूं। अपन ने पहले देखी लाइवलीहुड की डेफिनेशन, अब देख रहे हैं लाइवलीहुड का कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाना, उसके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना और उसकी सुरक्षा को भी बढ़ाना से है। और दूसरा क्या है, अगर जब वो शिक्षित होगा, सुरक्षित होगा, अच्छा पहनेगा, उसको सारी चीज का नॉलेज और स्किल होगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो इसकी अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स। सतत आजीविका का अर्थ है, सस्टेनेबल आजीविका का अर्थ है ऐसी प्रणाली जो दीर्घकाल तक, लंबे समय तक चलती रहेगी, इनकम आती रहेगी और संसाधनों का दोहन किए बिना। ऐसा नहीं, संसाधनों का दोहन, अति दोहन होता है ना, किसी चीज को अपन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, वो तो खत्म हो जाएगी थोड़े दिनों बाद, फिर से वो तो गरीब हो जाएगा। पर ऐसा नहीं, सतत सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि वो भी पैरेलल चलती रहे, अगले को भी नुकसान नहीं हो, अपने खेत की मृदा को भी नुकसान नहीं हो, इतनी ही अपन फसल लें और अपना जीवन भी अच्छा चलता रहे। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं किसके, अपने आजीविका के या लाइवलीहुड के। अब बात करते हैं पांचवा, इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आजीविका के पैटर्न, लाइवलीहुड पैटर्न इन रूरल एंड अर्बन एरिया। अब देखो मुख्य स्रोत, अब इसमें आएगा पढ़ने में मजा मेरी जान, इसको समझो आप, इसको अपन समझते हैं बेटा, फिर इंग्लिश मीडियम की क्लास भी देख लेना, उससे काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी इस सब्जेक्ट की। देखो ये है ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरियाज, ये है अर्बन या सिटी क्षेत्र। अब ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य आय का स्रोत क्या है, आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुख्य जो इनकम रिसोर्सेज हैं विलेज में वो क्या है मेरे बच्चा, वो क्या है, कृषि है, एग्रीकल्चर है, एनिमल्स हैं, पशुपालन है, मजदूरी है, हस्तकला उद्योग है, ठीक है, ये है, यहां तक आ गया मजदूरी तक, हस्तकला तक। शहरी क्षेत्रों में क्या है, देखो शहरी क्षेत्रों में क्या है, सेवाएं, सेवाएं का मतलब होता है नौकरी, सर्विसेज। कोई टेलीफोन कंपनी में जा रहा है तो वो सेवा ही तो दे रहा है, सेवा के बदले पैसा ले रहा है। कोई क्लिनिक पे जा रहा है तो वो भी सेवा ही दे रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो व्यापार, बिजनेस है, सिटी एरियाज में बिजनेस है, सरकारी और निजी नौकरियां हैं, मेन इनकम का। भाई ये चीज यहाँ से डंडा खींच दिया मैंने, इसका मतलब सीधा सा ये है कि गांव वालों के पास, गांव वाले जो हैं, इसका मतलब यही होगा रूरल या गांव वाले और शहर वाले। और पहला पॉइंट है कि मेन चीज पैसा कहां से आ रहा है, मुख्य स्रोत क्या है, कृषि और पशुपालन और मजदूरी। इधर क्या है, ये छोटी छोटी चीजें बना के बेच रहे हैं, ये सर्विसेज में हैं, ये व्यापार कर सकते हैं, सरकारी और प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं संसाधन, गांव वालों के पास बेचारों को पैसा कमाने के लिए ये चीजें हो गई, तो इनमें जो यूज क्या होएगा, संसाधन क्या है गांव वालों के पास, ज्यादा से ज्यादा वो पैसा कहां से बना सकते हैं, भूमि से, जल से और प्राकृतिक संसाधनों से। जबकि सिटी में क्या है, देखो सिटी में एजुकेशन चाहिए बेटा, आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, कौशल और पूंजी, आपके पास क्या पैसे लगवाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, तब जाके आप शहर में पैसा कमाओगे। ये क्या है, संसाधन, संसाधन मतलब रिसोर्सेज। पहले तो अपने बात करी कि पहले तो
शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अंतर पढ़ रहे हैं अपन। किसके आधार पर अंतर पढ़ रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका के, कि जीवन जीने के लिए क्या करते हैं। तो गांव का आदमी क्या करता है जीवन जीने के लिए? खेती, पशुपालन, मजदूरी करता है। शहर वाला क्या करता है? छोटा कोई बिजनेस या सेवाएं या कई कंपनी में, सरकारी प्राइवेट में जॉब करेगा। गाँव में जीवन जीने के लिए मेन चीज क्या है? अपने गाय, खेत, ढोर, वही है। ठीक है, इधर क्या है? शिक्षा, कौशल, स्किल्स है। कंप्यूटर चलाने जाता है किसी के, मेरे यहाँ पे स्टूडियो में कंप्यूटर चलाने लड़का आता है, ठीक है, 10,000 रुपये लेता है। 10,000 रुपये वो उसका कौशल है, क्योंकि उसको चलाना आता है, एडिटिंग आती है। सेम मेरा भाई है गाँव में, ठीक है, वो 6,000 में क्या करता है? किसी के पोली हाउस में जा रहा है या किसी के खेत में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी शिक्षा का भी मतलब नहीं रहा। शहर में शिक्षा और कौशल और पूंजी, यहाँ पे वो कंप्यूटर चलाने आ रहा है, 10-10 हज़ार इकट्ठे करके कल को खुद की कंपनी खोल लेगा, कोई अच्छा कैफे खोल लेगा, साइबर कैफे खोल लेगा, क्योंकि उसको नॉलेज था और उसने पूंजी भी इकट्ठी कर ली। आगे बात करते हैं बेटा रोजगार का स्वरूप। रोजगार का हाँ जी, रोजगार का स्वरूप। रोजगार के स्वरूप की बात करूं तो गांवों में असंगठित होता है और शहरी क्षेत्र में नियमित होता है। डेली जॉब पे जाना है तो जाना है, मंथली सैलरी आएगी। संगठित एवं असंगठित दोनों होता है, एनजीओज भी होते हैं और ऐसे भी होता है। बात करूं मैं आय का स्तर, तो गांवों में देखो आय का स्तर जो होता है वो क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है मेरी जान। क्या होता है? गांव में आय का स्तर, यहाँ पे देखो आय स्तर, इनकम जो वो है वो कम होती है। यहाँ पे देखो अधिक, परंतु जीवन यापन खर्च भी अधिक होता है। शहर वाले कमाते भी 50,000 है, पर उनके खर्चा भी इतना ही लग जाता है। फ्लैट का रेंट, मेंटेनेंस, उनके तो सब्जी भी मोल आ रही है, उनके तो दूध भी मोल आ रहा है, उनके तो पानी भी मोल आ रहा है, उनके तो हर चीज मोल की आ रही है, यहाँ तक कि आटा भी मोल का आ रहा है, उनके गैस वगैरह। जबकि कमा तो 70,000 रहा था ये देखो शहरी क्षेत्र वाला अधिक कमा रहा है, परंतु जीवन यापन करने के लिए खर्चा भी अधिक लगता है। कमा कम रहा है पर इसके खर्चे भी कम है। कैसे? 10,000 ही कमाता है पर घर का गेहूं है, घर पे भैंस बांध रखी है, दूध दही के पैसे नहीं लग रहे हैं, सब्जियां खुद के खेत में उगा रहा है, ठीक है, रोटी बनाने के लिए लकड़ी अपने खेत से ला रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो गई। प्रवृत्ति देखते हैं इनकी आत्मनिर्भरता की ओर है। गांव वाले क्या है? आत्मनिर्भर हैं। आत्मनिर्भर का मतलब सीधा सा आपको समझ में आएगा। कोरोना टाइम की मैं बात बताऊं, कोरोना अगर 6 महीना भी लॉकडाउन और चल जाता, 1 साल भी लॉकडाउन और चल जाता, तो लोगों की, शहर वालों की हालत खराब हो जाती, पैंट ढीली हो जाती है उनकी। जबकि अपने जैसे जो अपने गांव में हैं, अच्छी ठीक ठाक औसत फैमिलियां, उनकी उतना खास इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको शहर में कभी कभी काम पड़ता है। क्योंकि हमारे खुद की बता दूं, लॉकडाउन लगा, हम पूरे लॉकडाउन पे घर पे थे, पूरा जॉइंट फैमिली है, 25 लोग हम रहते हैं, बहन भाई, चाचा ताऊ, है ना, दादा दादी, सारे लोग मिला के, ठीक है। तो बिल्कुल भी हमें पता ही नहीं लगा, सब एक जगह टाइम बिता रहे, क्योंकि गेहूं हमारे खुद के घर पैदा होता है, दूध हमारे 20 भैंसें बन रही है, पूरा जमा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। बाहर से चीजें क्या आती है अपने, या तो चीनी या चाय या फिर दवाइयाँ। तो वहाँ घर पे ही रह रहे हैं सब, बाहर निकल ही नहीं रहे, तो बीमार हो नहीं रहे हैं, ठीक है। दूध अपना है, चक्की घर पे लगी हुई है पीसने के लिए, सब्जियां अपन खेत में उगा रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड, वेट ए मिनट। हेलो, हाँ जी। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो उस टाइम बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ हमारा जीवन, हम बढ़िया चल रहा था भाई। सुबह उठते ही देखो, ऐसे समझो, सुबह उठते अपने को क्या चाहिए? पानी। अपने खुद के 4 बोरिंग किए हुए हैं, सौर ऊर्जा लगी हुई है, लाइट भी नहीं आए तो, और पौंड खुदाए हुए हैं। पानी के बाद में अपने को चाहिए सुबह उठते ही चाय या दूध, चलो ठीक है, भैंसे थी 20, दूध पी लिया अपन ने। उसके बाद चाहिए रोटी, खुद के घर पे चक्की है, गेहूं है, सारी चीजें पीस लिया आटा, और अपन ने रोटी बना ली। रोटी में डालने को चाहिए घी, साथ में चाहिए चटनी और सब्जी, वो अपने घर से बना ली, ठीक है। सारा दिन अपने को काम करने के लिए चाहिए, खेत में अपन काम कर रहे हैं, खेत में अपन काम कर रहे हैं। उसके बाद शाम को अपने को फिर सोने के लिए जगह चाहिए, अपने पास घर है, लाइट है, ठीक है, न्यूज़ देखने के लिए टीवी है, ठीक है, शाम को फिर खाने के लिए सारा सामान है। तो अपनी लाइफ उतनी वो नहीं हुई इफेक्ट। पर सिटी वालों की लाइफ कैसे इफेक्ट हुई? देखो यहाँ पे प्रवृत्ति आत्मनिर्भर इसलिए है, उपभोक्तावाद है, व्यवसायिकता की ओर है। अगर इनका उपभोक्तावाद, कस्टमर आएंगे तो ही इनका काम चलेगा। शहर में छोटी सी दुकान लगा रहा है परचूनी की, लॉकडाउन लगा, कोई बाहर नहीं आ रहा, उसका परचूनी का माल बिकता था राशन की दुकान पे, तब उसके पास पैसे आते थे, उनसे ही उसके घर पे वो बिजली का बिल भर रहा था।
उनसे ही बच्चों की दवाई ला रहा था, उनसे ही डेली सुबह 1 किलो दूध आता था 70 रुपए डेली के चाहिए, उनसे ही शाम को दही का पैकेट आता था, उनसे ही आटे का पैकेट आता था, उनसे ही वो गैस भरवा रहे थे बेचारे, और उसी से सारा काम कर रहे थे, पानी का टैंकर डलवा रहे थे, उसके पैसे भी वो उसी से दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता नहीं, कस्टमाइजेशन उनमें हो गया, उपभोक्तावाद हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, ये हमने पढ़ा शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे डिफरेंस है। आजीविका प्रणाली के आधार पर अध्ययन के विभिन्न संकेत, इंडिकेटर्स ऑफ स्टडी लाइवलीहुड सिस्टम। अभी ये देखना, इसमें भी समझने की चीज बहुत अच्छी है। आय का स्तर देखो, इनकम लेवल परिवार या व्यक्ति की औसत या वार्षिक आय से होता है। इधर देखो संकेतक क्या क्या है, इधर रोजगार की स्थिरता, रोजगार एम्प्लॉयमेंट स्टेटमेंट, कार्य के प्रकार पर निर्भर करता है, निरंतरता पर प्रभाव करता है और मौसम पर आधारित या नहीं। सिटी में है तो मौसम पे आधारित उतना नहीं रहेगा, गांव में है तो मौसम पे आधारित रहेगा। मौसम खराब हो गया तो थ्रेशर नहीं चलेगी, जिनके थ्रेशर से काम हो रहा है। लाइक समझो आप, जिनके खेती नहीं है पर नॉलेज था, उन्होंने थ्रेशर ले ली, वो मूंगफलियां निकालने जा रहे हैं सबके धमाधमी। अब मौसम खराब हो गया, मूंगफलियां नहीं निकल रही है, गीली हो गई, अगला इतना पैसे नहीं दे पा रहा, तो इफेक्ट हो गई ना उसकी लाइफ। तो वो आय का स्तर, रोजगार की स्थिरता में आता है। संपत्ति एवं संसाधन देखो क्या रहता है, भूमि, पशु, मकान, उपकरण में मैंने बताया थ्रेशर आ गई। शिक्षा, सामाजिक पूंजी, शिक्षा व कौशल देखो, शिक्षा का स्तर तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण की। खाद्य सुरक्षा में देखो भोजन की उपलब्धता और पोषण स्थिति। फिर देखो सामाजिक भागीदारी, सहकारी समितियों का ये हो गया। आगे बात करते हैं जीवन स्तर, ये चीजें मैंने ऑलरेडी समझा दी कि आवास स्तर, स्वास्थ्य, ये चीजें चाहिए। डू यू नो भारत में कृषि और आजीविका का गहरा संबंध है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है मेरा बेटा। क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे लगभग 58% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। किस पे है, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो आज यहाँ पे देखो, भारत कृषि और आजीविका का गहरा संबंध है। कृषि उत्पादन, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही कुंजी है। आगे बात करते हैं, आजीविका को केवल रोजगार न मानकर इससे जीवन की समग्र सुरक्षा और सम्मानजनक अस्तित्व से जोड़ना आवश्यक है। आजीविका का मतलब फिर वही लाइवलीहुड को सिर्फ रोजगार ना मान के, ऑक्यूपेशन ना मान के, इसको बिजनेस ना मान के, इसे क्या माने, इसे माने जीवन की समग्र सुरक्षा, पूरे जीवन की, अपने परिवार की सुरक्षा। क्योंकि अच्छा कमाएंगे तो अच्छी सुरक्षा, अच्छा खाना, ये चीजें मैंने आपको बता दी। और सम्मानजनक अस्तित्व से है। एक गरीब आदमी है, उसका आपको पता है सामाजिक में क्या सम्मान है, क्या अस्तित्व है उसका, कोई नहीं पूछेगा। पर एक पैसे वाला है, उसकी बूढ़ी दादी मर गई तो आधे नेता उसके घर पे आके बैठ जाएंगे। किस वजह से, लाइवलीहुड की वजह से। किस वजह से, आजीविका से, क्योंकि उसकी आजीविका क्या है, वेल मेंटेन्ड है, हाई स्टैंडर्ड आजीविका है, इस वजह से। तो ये बहुत मैटर करती है मेरा बेटा। ये हो गया अपना पहला टॉपिक। आगे चलते हैं अपन सेम, चलो अंग्रेजी वाली क्लास में और भी ज्यादा मजा आएगा। जिन बच्चों को इसमें कोई इश्यू आ रहा हो, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, तो अंग्रेजी वाली भी देखना। अब अपन पढ़ते हैं क्या, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम, जिसको बोलते हैं ALS। और यहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा बेटा। क्या आएगा, छोटे क्वेश्चंस में अगर आएगा तो आएगा कि ALS की फुल फॉर्म लिखिए, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, कृषि आजीविका प्रणाली। वो ही सेम चीज है। इसका प्रश्न आएगा बेटा कि इसकी मीनिंग, डेफिनेशन और अप्रोचेस इसकी लिखिए। ये क्वेश्चन कंफर्म आपका आने वाला है। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ALS का मतलब क्या है। ALS का मतलब यही है कि एग्रीकल्चरल, खेती पर आधारित आजीविका प्रणालियां। इसका मीनिंग देखते हैं, अर्थ देखते हैं बेटा। कृषि आजीविका प्रणाली, ALS का अर्थ है ऐसी सभी गतिविधियां, एक सेकेंड, बहुत ज्यादा सफोकेशन हो रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड बेटा, क्योंकि मैं कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा ये क्या हो गया इसके, नोट वर्क, छोड़ो, चल गई। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ALS का अर्थ देख लेते हैं अपन। ALS मतलब कृषि आजीविका प्रणाली, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। कृषि आजीविका प्रणाली का अर्थ ऐसी सभी गतिविधियों से, गतिविधियां मतलब ऐसी सारी एक्टिविटीज
और संसाधन और रणनीतियों से हैं जिनके माध्यम से किसान और ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका चलाते हैं। एएलएस का मतलब कहाँ से है? वो सारी एक्टिविटीज जो मेरे परिवार वाले करते हैं, ठीक है। अब की बार ड्रिप लगाएंगे बेटा, अब की बार अपन पौंड खुदवाएंगे, अब की बार ये सब्जी ना लगा के अब की बार अपन मटर ही लगाएंगे पूरे में। तो वो जो रणनीतियां हैं ताकि कैसे भी उसको इम्प्रूव कर सके, और जो गतिविधियां हैं जो काम करते हैं कि बेटा अब की बार मजदूर नहीं लगा के अपन ही खेत का काम देख लेंगे, जो अपने संसाधनों का यूज करते हैं कि अब की बार है ना मटरों को अपन पानी बोरवेल से इससे नहीं पिलाएंगे, इसमें ज्यादा बिल आता है, अपन सौर ऊर्जा वाले से पिलाएंगे। तो वो क्या हो गए? अपने संसाधन हो गए, रणनीतियां हो गई, जिनके माध्यम से किसान और ग्रामीण परिवार क्या करता है? अपनी आजीविका चलाता है। उसी को क्या कहते हैं मेरे बेटा? एएलएस बोलते हैं। सारा एक दूसरे में फंसा हुआ है, जब इंग्लिश मीडियम की क्लास देखोगे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा। आगे देखते हैं। यह केवल खेती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, उद्यानिकी, प्रसंस्करण व श्रम कार्य भी सम्मिलित है। ये जो रणनीतियां हैं और जो गतिविधियां, ये सिर्फ खेती और खेत तक ही सम्मिलित नहीं है, इसमें वो रणनीतियां भी आती है कि जैसे मैं मेरे बड़े पापा से बात कर रहा हूँ कि बड़े पापा इस बार अपन इन दोनों गायों को बेच देंगे, ये दूध कम दे रही है, और इनको बेच के एक भैंस ले आएंगे, एक्टिविटीज कर रहे हैं, और उस भैंस का अपन घी बेचेंगे, ठीक है। ये हो गई अपने पशुपालन। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि नहीं, अपने जो पोंड है उसमें मछली का बीज डाल देते हैं। वानिकी, अपन कह रहे हैं कि खेत में अपन अल्डू के पेड़ लगा देते हैं 10-20, आंवले के पेड़ लगा देते हैं डोले पे, हर महीने 10,000 रुपए के हर साल आंवले बेच देंगे। उद्यानिकी और प्रसंस्करण का मैं कह रहा हूं कि हमारे पास कोई चीज है तो मैं कह रहा हूं कि बड़े पापा अब की बार अपन गेहूं को ऐसे नहीं बेचेंगे, अपन क्या करेंगे? इसका पिसवाएंगे आटा, और आटा बना के अपन पैकेजिंग करके ब्रांडिंग करके बेचेंगे। वो हो गया प्रसंस्करण। प्रसंस्करण का मतलब होता है बेटा, आपको मैं बताऊं, 3 चीजें होना। प्रिजर्वेशन इसको बोलते हैं, या प्रसंस्करण को बोलते हैं अपन वैल्यू एडिशन करना। कोई भी चीज है, आलू है, आलू का प्रसंस्करण करने के लिए मैं इसको क्या करूंगा? इसकी वैल्यू एडिशन। 2 रुपए किलो का आलू था, उसमें 10 रुपए खर्च करके 12 रुपए हो गए, पर मैंने चिप्स बना दी जो मेरी 50 रुपए किलो जा रही है। तो ये होता है प्रसंस्करण, वैल्यू ऐड करना किसी चीज में। और श्रम कार्य, श्रम कार्य का मैंने बताया मजदूरी से है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी आता है। अब आप कहोगे यार भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर दोबारा से समझो। एएलएस का मीनिंग है कि कृषि पर आधारित जीवन प्रणाली, आजीविका प्रणाली। अब कृषि पर आधारित है तो ऐसा नहीं ओनली एग्रीकल्चर की बात होगी, इसमें एनिमल्स की भी बात होगी, डेयरी की भी बात होगी, इसमें फिशरीज की भी बात होगी, इसमें श्रम की भी बात होगी, और इसमें अदर एक्टिविटीज है उनकी भी बात होगी। उसी को एएलएस कहते हैं बेटा, जो रणनीति बनाते हैं। यहाँ पे देखो, कृषि आजीविका प्रणाली बराबर एएलएस बराबर खेती। अब जब यहां से समझ में आएगा, मैंने शॉर्ट में नोट्स तैयार किए हैं। कृषि आजीविका प्रणाली एएलएस, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, एएलएस, इसको एएलएस बोलूंगा। एएलएस बराबर फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर, इससे संबंधित क्रियाएं, माल बेचना वगैरह। प्राकृतिक संसाधन में बार बार कर रहा हूं, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में भी मैंने बताया था कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या आता है? 1 मिनट। हाँ साहिल, हाँ बेटा मैं क्लास में निकल के करूँ 2-5 मिनट में, ठीक है। इसमें क्या क्या आ रहा है अपना? नेचुरल रिसोर्सेज में आपके आ रहा है भूमि, हवा, जल, वायु, पानी। सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक और आर्थिक मैंने बताया आपको, समाज के अंदर आपकी सोशल और आपकी फाइनेंशियल जो चीजें हैं उन सब को मिला के। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? मैं कह रहा हूं एएलएस मतलब एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, कृषि जीवन प्रणालियां किस किस से संबंध रखती है? आपकी खेती कितना कमा रहे हो, प्लस खेती के साथ में क्या काम कर रहे हो, प्लस आपके पास जमीन कितनी है, संसाधन क्या क्या है, प्लस आपके समाज में क्या स्थिति है, प्लस आपके पास पैसा कितना है। इन सबको मिला के जो चीज कहते हैं वो ही एएलएस है बेटा। इनकी जो रणनीति बनाते हो वो ही एएलएस है। चलो आगे बात करते हैं एएलएस के बारे में, और चीजें इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। परिभाषा देखो एएलएस की, जीविका प्रणाली वह संयोजन है, संयोजन मतलब मिक्सर रूप है, जिसमें व्यक्ति या परिवार अपनी क्षमताओं, कैपेसिटीज, क्षमताओं मतलब उनकी कैपेसिटीज, संपत्तियों, उनके एसेट्स जो हैं और उनके क्रियाकलापों, उनकी एक्टिविटीज जो हैं के माध्यम से जीवन यापन करते हैं। ये 2 वैज्ञानिक थे, चैम्बर्स एंड क्रॉनवे, उनके अनुसार दी हुई है 1992 में। इसकी डेफिनेशन क्या है, दोबारा पढ़ो, कि जीविका प्रणाली वह संयोजन है जिसमें व्यक्ति या परिवार, कोई इंडिविजुअल पर्सन या अपनी फैमिली का क्या करता है, उसकी फैमिली की क्षमताएं क्या क्या है, उसकी संपत्ति क्या है, और उस पर क्या क्या वो बेस्ट क्रियाकलाप एक्टिविटीज कर सकता है, उनके माध्यम से करके, उनके माध्यम से मतलब मेरी
मेरी क्या क्या क्षमताएं हैं, कैपेसिटीज हैं, मेरी कितनी कैपेसिटी है पढ़ाने की, मेरे पास संपत्ति क्या है और मैं उस संपत्ति के ऊपर मेरी कैपेसिटी के अनुसार क्या क्या काम कर सकता हूँ, और वो काम करके कैसे मैं क्रियाकलापों के माध्यम से अब जीवन यापन कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं कृषि आजीविका प्रणाली। वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों के द्वारा ग्रामीण लोग सतत रूप से अपनी जीविका को कमाते हैं या चलाते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा मेरे बच्चा आपको कि कृषि आजीविका प्रणाली ALS वह सिस्टम है जिसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई अदर एक्टिविटीज जो हैं उनके द्वारा कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कृषि आजीविका प्रणाली का दृष्टिकोण, अप्रोचेस ऑफ ALS महत्वपूर्ण है मेरे बच्चा। पहला है इसमें सिस्टम अप्रोच, प्रणालीगत दृष्टिकोण। इसमें समझना खेत, फसल, पशु, मिट्टी, पानी और परिवार की एक संपूर्ण प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, संसाधनों का संतुलित व कुशल उपयोग करना। संसाधन ही तो हो गए नहीं सारे, अपने खेत, फसल, पशु, मिट्टी, ये क्या हो गए, अपने संसाधन हो गए, मिट्टी, पानी, मैंने बताया नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं ये, ठीक है। तो इनका अच्छे से उपयोग हो, हमने बात की थी इनका दुरुपयोग ना हो, इनका अति दोहन ना हो। यह फसल उत्पादन के साथ पर्यावरण व सामाजिक स्थिरता पे बल देता है। इसकी क्या अप्रोचेस है, ALS की पहली अप्रोच जो है बेटा वो है सिस्टम अप्रोच। ALS में मैंने बताया क्या क्या चीजें सम्मिलित थी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ आपके रिसोर्सेज, आपकी कैपेसिटीज, आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, आपके संसाधन, इन सबको मिला के एग्रीकल्चर कह रहा था मैं, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी अप्रोचेस, ALS की अप्रोचेस। तो ALS की पहली अप्रोच ही है कि जो पूरा पूरा तंत्र बन रहा है, जो सिस्टम बन रहा है, और वो जो पर्यावरण है आसपास का, वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसी को क्या कहूँगा मैं, ALS की पहली अप्रोच हो गई सिस्टम अप्रोच। और उसका उद्देश्य क्या है, संतुलन बनाए रखना और कुशल उपयोग करना। यह फसल के साथ पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता भी। दूसरा हो गया आपका पार्टिसिपेटरी अप्रोच, सहभागी दृष्टिकोण। इसमें किसान, वैज्ञानिक और विस्तार कार्यकर्ता की साझेदारी से कार्य करते हैं। इसमें स्थानीय ज्ञान और अनुभव को महत्व दिया जाता है। दूसरा अप्रोच हो गया सहभागी। ऐसा तो है नहीं कि एग्रीकल्चर में डायरेक्ट मेरा ही मेरा भाग है। नई ब्रीड्स नई जो आ रही है अपने आपकी क्या बोलते हैं उसको, किस में आ रही हैं, वेराइटीज़ आ रही हैं, कुछ नया नॉलेज आ रहा है, मानसून विज्ञान से कुछ दृष्टि अपने वो आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन आ रही है, उन सब का यूज़ करके मिक्स में उनके साथ काम करने वाले जो हैं उनका वो करते हैं। इसमें स्थानीय ज्ञान और अनुभव को महत्व दिया जाता है। बात करते हैं सतत आजीविका दृष्टिकोण, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अप्रोचेस, SLA, ये थर्ड अप्रोच है। यहाँ DFID UK द्वारा विकसित दृष्टिकोण है। इसमें 5 प्रकार की पूंजी होती है। अब ये चीज समझना, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है मेरे बच्चा। ALS की जो थर्ड नंबर की अप्रोच है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बात करेंगे अपन पूंजी की, और पूंजी को अपन बोलते हैं कैपिटल्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा, कैपिटल्स। और इसमें मुख्यतः 5 प्रकार के कैपिटल बताए गए हैं ALS में। पहली है प्राकृतिक पूंजी, नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल पूंजी। नेचुरल पूंजी में मैं बार बार चिल्ला के बता रहा हूँ कि क्या क्या आएगा। मैं पानी पी लेता हूँ बेटा, तब तक आप इसको देखो। नेचुरल पूंजी, नेचुरल पूंजी में आपको पता है जो रिसोर्सेज है अपने पास वो आते हैं। मानव पूंजी में आएगी आपकी, मानव पूंजी क्या है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन सा मेंबर क्या पढ़ा हुआ है, किसके पास क्या स्किल्स और क्या कैपेसिटी है, वो आएगी मानव पूंजी में। मेरे पास मानव पूंजी क्या है कि मेरा स्वस्थ शरीर है, मेरे को पढ़ाना आता है, और मेरे पास स्किल्स और नॉलेज है, और मेरी कैपेसिटी है 6 घंटे पढ़ाने की, तो वो हो गई मेरी मानव ह्यूमन कैपिटल। भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल में क्या आता है, आपके पास जमीन जायदाद, मेरे पास बोर्ड है, कंप्यूटर है, AC है, कैमरा, ये मेरी क्या है, फिजिकल। मेरे पास पैसा पड़ा है, केस, वो क्या है, मेरी फिजिकल कैपिटल है। और यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं, DIFD ALS की एक थर्ड नंबर की अप्रोच थी। उसके अनुसार पूंजी को 5 भागों में बांटा गया है। पूंजी मतलब होता है कैपिटल, आपके पास धन क्या है, 5 प्रकार का धन होता है। पहला होता है प्राकृतिक धन जो कि अपने को नेचर से मिला हुआ है। सेकंड होता है ह्यूमन धन, कैपिटल, कैपिटल को ही धन कह सकता हूं मैं, यहाँ पे पूंजी कह सकता हूँ। थर्ड होता है भौतिक, चौथा होता है वित्तीय पूंजी, फाइनेंशियल, मेरे पास बैंक में कितना माल पड़ा है। सामाजिक पूंजी होती है सोशल कैपिटल, समाज में मेरी कितनी इज्जत है, समाज में मेरा परिवार क्या स्थान रखता है। इस प्रकार से 5 प्रकार की पूंजियां आदमी के पास होती है। अब बात करते हैं ALS का फ्रेमवर्क, कृषि आजीविका प्रणाली का ढांचा। ALS का फ्रेमवर्क की बात करते हैं बेटा। इसके ALS में मुख्य रूप से कितने घटक बताए गए हैं, 5 घटक बताए गए हैं ALS में मुख्य रूप से। यहाँ पे देखो ALS के कंपोनेंट्स हैं ये ALS के, और ALS क्या है मैंने समझा ही दिया आपको। ALS क्या है मेरे बच्चा, ALS है अपनी जो खेती है,
खेती से आधारित जो चीज़ें हैं, अपने पशु है, अपना परिवार है, अपनी जो उनके लिए रणनीति है और उनसे अच्छे से अच्छा आउटपुट लेने के लिए अपन जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसी को एएलएस कहते हैं। अपन पढ़ रहे हैं एएलएस का फ्रेमवर्क। एएलएस मीन्स एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, कृषि प्रणालियाँ, जीवन आजीविका के बारे में। तो इसकी क्या क्या 5 चीज़ें हैं। पहली है इसके लिए एसेट्स, ये लो मेरी जान, अब दिख जाएंगे। पांचों क्या पढ़ रहे हैं मेरे बेटा, एएलएस के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। और एएलएस क्या है मैंने बहुत प्यार प्रेम से आपको बता दिया है। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूँ, है अभी बैटरी, ठीक है। एएलएस के अंदर पहली चीज आती है संपत्तियां, कैपिटल्स। अभी मैंने बताया कैपिटल 5 प्रकार की होती है, यूके का एक मॉडल है उसके अनुसार। अब इसमें देखते हैं कैपिटल में बेटा अगर मैं बात करूं फिजिकल की तो इसमें आ गई भूमि, जल, श्रम, मेहनत, ज्ञान भी ह्यूमन कैपिटल में मैंने बताया आपको कि स्किल्स और नॉलेज और कैपेसिटी जो है ह्यूमन कैपिटल में आती है। उपकरण आपके फिजिकल में आते हैं, मैंने बताया मेरे पास बोर्ड है, कैमरा है, एसी है, कंप्यूटर है। पशु जो है आपके सामाजिक संबंध आदि, ये सारी क्या है, संपत्तियां हैं। वही बात वो 5 कैपिटल्स यहाँ पे आ गई। कौन कौन सी, नेचुरल कैपिटल्स, प्राकृतिक पूंजी, मानव पूंजी, भौतिक पूंजी और आपकी आर्थिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। 5 प्रकार की पूंजी आपके पास हो गई, ये हो गई। दूसरा अभी क्या पढ़ रहे हैं, एएलएस के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं कि एएलएस के अंदर आता क्या क्या है। पहले तो समझ में तो आ गया ना एएलएस होता क्या है। मैं सीट ले लेता हूँ बेटा क्योंकि मेरे को बहुत देर हो गई तो मैं थोड़ा सा परेशान सा हो गया हूँ। मैं बैठ के पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो दिख रहा है सबको। अब अपन ये समझते हैं मेरे बच्चा मेरी जान कि एएलएस क्या है, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। लाइवलीहुड का मतलब मैंने बताया LIVE, लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन करने के जो साधन है, रोजगार है, पैसा है, ऑक्यूपेशन है, वो लाइवलीहुड कहलाता है। और हमने देखा कि एग्रीकल्चर पे आधारित है, उसमें अपनी खेती, अपना परिवार, उस परिवार की क्षमताएं, उस परिवार का धन दौलत, उस परिवार के उपकरण, उस परिवार का रिसोर्सेज और उस परिवार की उन रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की जो रणनीति है उसको अपन एएलएस बोलते हैं। तो पहले हमने पढ़ा एएलएस की क्या क्या अप्रोचेस है। तो एएलएस की पहली अप्रोच हमने देखी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, सब घर वाले अच्छे से काम करें, सारे संसाधनों का अच्छा उपयोग हो। फिर हमने देखा एएलएस का फ्रेमवर्क कि एएलएस का फ्रेम जो है, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो पहला ही कंपोनेंट अपने को देखने को मिला बेटा पूंजी या कैपिटल या संपत्ति। एक ही शब्द है सारे, कैपिटल, पूंजी, कमाई, संपत्ति। तो संपत्ति 5 प्रकार की पढ़ी अपन ने ऊपर एक अप्रोच के अनुसार। क्या क्या, मानव संपत्ति, ठीक है, प्राकृतिक संपत्ति, कैपिटल को पूंजी बोलूंगा, मानव पूंजी, प्राकृतिक पूंजी, भौतिक पूंजी, व्यवसायिक पूंजी, व्यवसायिक की जगह मैं यूज करूंगा आर्थिक पूंजी, फाइनेंशियल आपकी कैपिटल। उसके बाद में आता है बेटा आपके पास क्या, सामाजिक या सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल मैंने बता ही दिया कि अब आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। लिविंग स्टैंडर्ड हाई कब होगा, जब आपका लाइवलीहुड सिस्टम अच्छा होगा, जहाँ से अपन जीवन निर्वाह कर रहे हैं वहाँ से अच्छा आउटपुट मिलेगा तो अपन अच्छा रहेंगे, और अच्छा रहेंगे तो समाज में इज्जत मिलेगी, वो ही अपनी क्या है, सामाजिक कैपिटल है। इन फ्यूचर अपने पास कोई ऐसा गलत समय आ गया तो समाज अपनी क्या अहमियत रखता है, अपने लिए कितना खड़ा हो पाएगा, दे पाएगा, वो आता है सोशल कैपिटल में मेरी जान। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी में। फर्स्ट नंबर हो गया एसेट्स या संपत्तियां। दूसरा है अस्थिरता एवं संदर्भ। अस्थिरता एवं संदर्भ, सूखा, बाढ़, रोग आ गया परिवार में, कितना घाटा लग गया, रोग इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या मैंने बताया था, सस्टेनेबिलिटी चाहिए। सूखा पड़ गया तो अपने पास रिसोर्सेज चाहिए। मूल्य परिवर्तन, चीजें सस्ती हो गई, रोजगार की मौसमियता, बारिश आ गई, रोजगार खत्म हो गया, तो क्या आप जीवन यापन को कैसे चला सकते हो। ये एएलएस के क्या है, कंपोनेंट्स है, फ्रेमवर्क में है। रणनीतियां, फिर से आ गया लाइवलीहुड स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजी बनाई है आपने, खेती प्रणाली का चयन, वैकल्पिक रोजगार, प्रवासन, अगर यहाँ पे नहीं पैदा हो रही है तो यहाँ से आप चले गए, माइग्रेट कर गए, वो चीजें हैं। चौथा है इसमें परिणाम, आउटकम क्या क्या आ रहे हैं इससे, आय में वृद्धि कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा में बता रहा हूँ अच्छा खाने लगेंगे, पर्यावरण स्थिरता, गरीबी में कमी। जब अच्छा एएलएस होगा तो गरीबी में कमी ऑटोमेटिक आ जाएगी। पांचवा है संस्थाएं और नीतियां, इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज क्या क्या होनी चाहिए, सरकारी योजनाएं, बाजार, एनजीओ, सहकारी समितियां इनका लाभ उठाते हैं। खेती प्रणाली की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम। अब ये एग्रोनॉमी का टॉपिक है, बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको और बता देता हूँ कि खेती प्रणाली की परिभाषा क्या होगी फार्मिंग सिस्टम की। खेती प्रणाली वह समन्वित व्यवस्था है, वह एक समन्वित, सबकी जुड़ी हुई,
जोड़ मोल से तरी हुई व्यवस्था है जिसमें किसान अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके, किसान अपने सीमित संसाधनों में क्या क्या आ जाएंगे, उसकी ज़मीन आ जाएगी, उसका ट्रैक्टर आ जाएगा, उसके पास जो सिंचाई के रिसोर्सेज हैं वो सारे आ जाएंगे। वो किस में आएंगे, आपके सीमित संसाधनों में आएंगे मेरी जान, ठीक है। उपयोग करके कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, वानिकी, फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन, आपका जो पिस्टिकल्चर है, आदि क्रियाओं के माध्यम से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। वो क्या कहलाती है, खेती प्रणालियां कहलाती है। खेती प्रणाली आपने दो चीज पढ़ी होगी बेटा एग्रीकल्चर में, मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, और एक मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में अपन ने पढ़ा था कि दो फसलों को एक जगह उगा देते हैं, दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को एक जगह लगाते हैं या एक खेत में लगाते हैं। वो मिक्स्ड फार्मिंग में अपने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल, डेयरी, पशुपालन और अन्य चीजें जो कर रहा है उसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। तो मिक्स फार्मिंग को ही मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, आपके डेफिनेशन ऑफ फार्मिंग सिस्टम उसी को कहूंगा। ओनली फार्मिंग आ रही है तो वो आ रही है खेती, आगे लग गया सिस्टम, तो उस खेती से आधारित सारी चीजें आ गई। और खेती से आधारित चीजें वो जिसमें किसान अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करके खेती कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, वानिकी कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सिस्टम लगते ही सारा आ गया। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसमें उत्पादन घटकों, क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, देखो क्रॉप मतलब फसल, लाइव स्टॉक मतलब पशु, और एलाइड मतलब इसके आसपास के और जो काम हो उनका संयोजन ही आता है। इसका उद्देश्य क्या है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। समझना इसको, मैंने पशु पाल रखा है, इसका संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे, जो चारा आया उसका यूज हो गया, गोबर का फिर यूज हो गया, संसाधनों का यूज हो गया। यहाँ पे देखो जोखिम में कमी, हो सकता है मेरी फसल खराब हो गई तो मैं पशुओं से जीवन यापन कर लूंगा, जोखिम में, रिस्क में कमी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में, क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार यह है खेती आधारित जीवन प्रणालियाँ, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। वो सेम चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये वे सभी आजीविका प्रणालियाँ हैं जिनका मुख्य आधार कृषि और संबंध व्यवसाय से है। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, फार्मिंग का मतलब आपको पता है खेती, ठीक है। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम लगते ही खेती से आधारित जो चीजें हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर अप्रोचेस सारी इसमें मिक्स हो जाएगी बेटा, ठीक है। भारत में लगभग 65 से 70% ग्रामीण जनसंख्या सीधे या अप्रोक्स रूप से कृषि पर निर्भर है। इसके मुख्य घटक क्या क्या हैं, यह देखो आप, किसके मुख्य घटक देख रहे हैं अपन, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के घटक देख रहे हैं बेटा। क्या क्या है, क्रॉप फार्मिंग, फसल उत्पादन, पशु, डेयरी, गोट्री, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, उद्यानिकी एवं वानिकी, मधुमक्खी पालन, रेशम के कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, सीड प्रोडक्शन, ये सब मैंने शुरुआत में डेफिनेशन में आपको बता दिया। इसके लाभ क्या है, देखो फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर वाले का, विविध आय के स्रोत, आय के स्रोत बहुत सारे हो गए, खेत से आई नहीं आई, फसल खराब हो गई, पशुओं से आ गई, पशुओं से नहीं आई, कोई प्रिजर्वेशन का काम कर रहे थे उससे आ गई, प्रसंस्करण का, उससे नहीं आई तो अदर जो एक्टिविटीज थी उनसे आ गई। जोखिम में कमी, फसल खराब होने पर या पशु के मरने से या मत्स्य से आए, फसल खराब हो गई तो पशु से आ गया, पशु मर गया तो खेत से आ गया, मतलब इनकम सोर्सेज अपने अलग अलग हो गए तो अपने को क्या मिला, जोखिम कम हो गया। और किस में जोखिम कम हो गया, अपना जीवन यापन करने के लिए जो एक्टिविटीज कर रहे थे उनमें, और उन्हीं को क्या बोल रहे थे, लाइवलीहुड। और ये सारी एक्टिविटीज खेती के अलावा अगर उसमें पशुपालन, मत्स्य पालन सारी चीजें आ रही है तो वो क्या कहेगा, फार्मिंग बेस्ड सिस्टम, लाइवलीहुड सिस्टम लग जाएगा, फार्मिंग सिस्टम लग जाएगा। सिस्टम लगते ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें उसमें एनरोल हो जाएगी। साल भर रोजगार मिलेगा, संसाधनों का पुनः उपयोग कर सकते हैं। देखो फसल अवशेष को चारा, चारे को खिला के गोबर, गोबर से खाद, ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया हूँ मेरे बेटा। बात करते हैं भारत में प्रचलित खेती प्रणालियां, प्रिवलेंट फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया। एक तो चलता है क्रॉप बेस्ड, इन चीजों को एग्रोनॉमी में पढ़े हुए हैं, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। फसल आधारित प्रणालियां, क्रॉप बेस्ड कहाँ कहाँ पे चलता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार। गेहूं और धान प्रणाली और मक्का और गेहूं को मिक्स करके, मैंने बताया अभी जस्ट इससे पहले ही शब्द यूज किया था मिक्स क्रॉपिंग, तो वो हो गया। फसल प्लस पशुपालन, फसल प्लस पशुपालन, फसल भी कर रहे हो और पशुपालन भी कर रहे हो। तो राजस्थान, यूपी, एमपी में क्या करते हैं, बाजरा बो लिया, भेड़ भी लगा ली, धान भी लगा लिया, भैंस भी रखे हुए हैं, वो चीज हो गई। फसल प्लस बागवानी, ये दक्षिण भारत में होता है, धान, केला और सब्जी और फल, धान भी लगा रखा है, उसी में केले के पेड़ भी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्या है, फसल प्रणालियां हैं। फसल प्रणालियों को ऐसे समझो यार कि फसल किस किस वे में उगा रहे हैं, एक्चुअली फसल उगा रहे हैं या फिर फसल उगा रहे हैं और कुछ कुछ पशु भी रखे हुए हैं, या फिर खाद्यान्न फसलें लगा रहे हैं उनके साथ कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी लगा रहे हैं। ये किस में आते हैं आपके
प्रणालियों में आते हैं। ये देखो फसल प्लस मत्स्य, पश्चिम बंगाल में क्या करते हैं, उड़ीसा में उधर पानी है खूब, तो वो धान लगाते हैं और मछली पालन भी कर लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री देखो उत्तर भारत में गेहूं प्लस नीलगिरी, सरसों और पॉपुलर के पेड़ लगाते हैं। समेकित खेती प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहाँ पे करते हैं, केरल और आसाम में। धान भी लगा लिया, मछली भी पाल ली, मछली को बतख खा लेगी, सब्जियां भी वो उगा रहे हैं, ठीक है। कृषि आजीविका प्रणाली का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ एएलएस। अब इतनी देर एएलएस पढ़ाते हो गई, एएलएस को मैंने बताया कि फार्मिंग के अलावा जो सारी चीजें आ रही है वो भी एएलएस के अंतर्गत ही आ रही है। तो आप खुद सोच सकते हो कि एएलएस के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। एएलएस के लाभ, पहला ही लाभ तो यह है कि मल्टीपल इनकम सोर्सेस, खेत, डेयरी, बतख, पशु, मत्स्य, फॉरेस्ट्री और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इन सबको मिला के एएलएस करें तो एएलएस का लाभ, पहला लाभ तो ये हो गया खाद्य एवं सुरक्षा पोषण। खाने में कभी कमी नहीं आएगी, भूखा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं से वो पैसा कमा लेगा। पहला तो एएलएस का लाभ ये हो गया मेरे बेटा। सेकंड में एएलएस के लाभ की बात करूँ तो हो गया स्थायी आय और रोजगार, संसाधनों का कुशल उपयोग। अभी देखा हमने कि कैसे भैंस को अपन चारा खिलाए, चारे से गोबर, गोबर से फिर खेत में, खेत से फिर फसल, फिर चारा, तो संसाधनों का उपयोग। जोखिम में कमी और पर्यावरण संरक्षण, इससे रिस्क में कमी भी हो जाएगी। भैंस मर गई तो ऐसे नहीं कि तुम बर्बाद हो गए, तुम खेत से काम चला लोगे, नई भैंस ले आओगे। खेत खराब हो गया तो तुम भैंस के दूध से काम चला लोगे बेच के, तो इसमें रिस्क में कमी हो गई, पर्यावरण का संरक्षण हो गया। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट में और गरीबी को हटाने में भी ये सहयोग करेगा। 3-4 चीजें रखेगा छोटी छोटी, तो उनसे घर खर्चा चलता रहेगा बेटा उनका। अब ये है संक्षेप में दृष्टिकोण, चलो इसको छोड़ो, ये इतना सब चीजें समझी हुई है, वही वो चीजें आएगी इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी में। नेक्स्ट, अभी आपका लगभग सिलेबस में करवा ही देता हूं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की क्लासें में ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा, उनको समझाने में कम वो होएगा, तो धमाधमी से मैं उनको समझा दूंगा बेटा। अच्छा एक सेकेंड, चलो बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की अपनी, टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग। सबसे पहले तो तुम समझो कि ट्रेडिशनल क्या होता है और मॉडर्न क्या होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल क्या होता है और मॉडर्न क्या होता है। ट्रेडिशनल की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल को मैं बोलूंगा परंपरागत। क्या बोलूंगा बेटा, परंपरागत या पारंपरिक। इसका मतलब यहां से समझना आप, ट्रेडिशनल, और मॉडर्न को बोलूंगा आधुनिक। दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, ये है विकास और ये है नवल, ठीक है। दो लड़के हैं, विकास है थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप, अपन नहीं कहते हैं कि यार शादी में जा रहा हूँ, कोई फंक्शन में जा रहा हूँ, थोड़ा ट्रेडिशनल पहनूंगा। ट्रेडिशनल का मतलब हो गया जो पहले से चलता आ रहा है, जो पहले अपने पूर्वज पहनते थे, लाइक साफा ट्रेडिशनल में आ गया, कुर्ता पजामा, धोती है, जूती है, वो किस में आ गई, ट्रेडिशनल में आ गई। जबकि मॉडर्न में क्या होगा, आपके बूट कट जींस आ गई, स्ट्रेट फिट जींस आ गई, अच्छा कैजुअल जो पार्टी वियर आते हैं वो किस में आ गए, ट्रेडिशनल में आ गए, आधुनिक कपड़े हो गए। वैसे ही खेती के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा ट्रेडिशनल की, टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम देखो, फार्मिंग रहता तो अकेला कृषि था, सिस्टम लग गया मतलब इसके आसपास की जो चीजें हैं एग्रीकल्चर के वो भी इसमें जुड़ गई, और आसपास की चीजों में मेनली क्या है, एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट हॉर्टिकल्चर और एनिमल, तो वो भी इसमें जुड़ गए मेरे बच्चा, ठीक है। अब देखो ट्रेडिशनल क्या होगा, ट्रेडिशनल का मतलब हो गया जो अपने दादा और करते थे, अपने दादा और करते थे और पापा और ने किए, वो हो गई ट्रेडिशनल। और अपन जो करेंगे, अपने बच्चे जो करेंगे, वो हो गई मॉडर्न। सीधा सा समझ लो, परिचय देख लेते हैं। भारत में जैसे कृषि प्रधान देश में खेती की विभिन्न प्रणालियां पाई जाती है। अभी हमने बात भी करी कि अकेली खेती, या फिर खेती के साथ पशुपालन, या खेती के साथ मछली पालन, खेती के साथ फॉरेस्ट्री क्रॉप्स लगाना, खेती के साथ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाना, इसमें बात करते हैं। इनका स्वरूप भौगोलिक परिस्थितियों, हमने देखा कि अलग अलग स्टेट्स में, दक्षिणी भारत में अलग चीजें थी, आसाम केरला में अलग चीजें थी, तमिलनाडु में अलग चीजें थी। तो ये किस पे डिपेंड करती है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पे, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उन पे, वहाँ की क्लाइमेट पे, वहाँ के संसाधनों पे, वहाँ के नॉलेज और तकनीकी स्तर पे, एवं वहाँ की आर्थिक स्थिति पे निर्भर करती है बेटा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट मछली पालन तो नहीं कर सकता,
नहीं कर सकता। नहीं, यहाँ पे धान तो नहीं उगा सकता ना मैं जयपुर में। क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ की क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ वैसी नहीं है, यहाँ की क्लाइमेट वैसी नहीं है, यहाँ पे संसाधन नहीं है, उतनी तकनीकी नहीं है, और मेरी आर्थिक स्थिति भी उतनी नहीं है कि मैं खेत में कंटिन्यू 6 महीने पानी भरे रखूँ, धान उगाऊँ तब तक। तो ये चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, कृषि को प्रमुख 2 वर्गों में बांटा है, पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती। आगे चलते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग में अंतर आपके पास आएगा तो वो आप देख लेना। बात करता हूं सबसे पहले पारंपरिक खेती की। किसकी? पारंपरिक खेती की। पारंपरिक खेती प्रणाली या ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम वह कृषि प्रणाली जिसमें किसान परंपरागत संसाधनों, स्थानीय परंपरागत संसाधन का मतलब वही बैल या वही पुराना दादाजी का IMT ट्रैक्टर, साधनों में वो आगे हुए, और स्थानीय बीज मतलब कोई हाइब्रिड, कोई भी नई वैरायटी नहीं ले रहे हैं, वही जो पुराने गांव में मिलते हैं वो बीज। प्राकृतिक खादें, वो कोई DAP यूरिया नहीं ले रहे हैं, जो गोबर की खाद थी वो यूज कर रहे हैं। और पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हैं, वो ही उनका नॉलेज, वो ना पॉली हाउस लगा रहे हैं, ना ग्रीन हाउस लगा रहे हैं, ना उन्होंने आज तक ड्रिप लगाई, वो वैसे ही सिंचाई कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ वाटर कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। अभी की नजर में देखे तो वेस्ट ऑफ मनी है, उस टाइम की देखे जब दादाजी और थे तो उनके हिसाब से तो बेस्ट चीजें थी, पर अब अपन देखते हैं तो अपने को क्या लगता है कि यार ये तो इतना पानी खराब कर रहे हैं क्यारी के द्वारा, इसमें ड्रिप लगा देते, मैं सीधा डायरेक्ट पेड़ की जड़ में भेज देता पानी। तो उस अपने अभी के टाइम्स के हिसाब से तो वो गलत लग रही है, पर उस टाइम क्या थी, वो बेस्ट थी, क्योंकि उस टाइम वो क्लाइमेट नहीं था, वो साधन नहीं थे, वो आर्थिक स्थिति नहीं थी, और यही पॉइंट अपन पढ़ के आए हैं मेरे बच्चा। अब देखते हैं पारंपरिक कृषि प्रणालियां। वह कृषि प्रणालियां ट्रेडिशनल में देखो, वह कृषि प्रणालियां जो परंपरागत साधनों, जो पुराने चलते आ रहे हैं वो साधन, वहां के लोकल बीज, वहाँ की जो प्राकृतिक खादें हैं, नेचुरल जो खादें हैं, और वहाँ का जो पुराना ज्ञान है उसके हिसाब से करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? ये अधिकतर मानव एवं पशु शक्ति पर निर्भर है। मैंने कहा अभी बैल के द्वारा, क्योंकि पहले बैलों से ही होती थी। ये किस पे आधारित है? मानव और पशु शक्ति पर आधारित है। इसमें सिंचाई सुविधाएं सीमित है। इसमें मैंने ये पॉइंट भी इसमें ले लिया था ड्रिप वाला पहले ही, कि इसमें यार अगर तुम बैठ के सोचोगे ना तो तुम किसान परिवार से हो खुद, तुम्हारे को इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन चीजों की। एक सेकंड, चलो कोई नहीं, बाद में करेंगे इनसे बात, कॉल आ रहा था सर का। ठीक है, अधिकतर मानव में पशु शक्ति पर है ट्रेडिशनल। अब जैसे ही अपन इसमें मॉडर्न में जाएंगे तो उसमें पता है क्या आएगा? परंपरागत साधनों की जगह आएगा मॉडर्न साधन, हाइब्रिड बीज, आर्टिफिशियल जो खाद्य हैं, फर्टिलाइजर्स, और टेक्निकल नॉलेज के द्वारा जो करते हैं वो ट्रेडिशनल, वो क्या हो जाएगी? अपनी मॉडर्न फार्मिंग हो जाएगी। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या आएगा? मैंने अभी अगली स्लाइड देखी नहीं है, पर यहाँ पे क्या आएगा पता है? मानव कल्याण की जगह आएगा मशीनरी, पशु शक्ति, आधुनिक सिंचाई व्यवस्थाएं, और सीमित वर्षा जल की जगह आएगा अच्छे जल की वो स्थानीय किस्मों का उपयोग, उसमें आएगा हाइब्रिड बीजों का उपयोग। फिर देखो, उत्पादन कम होता था परंतु पर्यावरण अनुकूल था, यहाँ पे आएगा उत्पादन तो अधिक हो रहा है परंतु पर्यावरण के प्रतिकूल है। उत्पादन तो बहुत अधिक ले रहे हैं, ऐसी ऐसी वेराइटीज लगा रहे हैं, दवा के उसमें अपन खाद दे रहे हैं, दवा के पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, हर्बिसाइड्स दे रहे हैं, पर वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, भूमि के लिए हानिकारक है, ठीक है, अपनी मृदा के हेल्थ के लिए हानिकारक है, अपनी खुद की हेल्थ के लिए हानिकारक है। यही फर्क है ट्रेडिशनल और मॉडर्न में। ये हो गई बात ट्रेडिशनल की। अब बात करता हूं मैं बेटा इसी में मॉडर्न की। ये देखो, ये आ गई अगली स्लाइड ही। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बहुत कम उपयोग होता था पहले, ठीक है, मिश्रित खेती करते थे, फसल चक्र अपनाते थे। अब यहाँ पे देखो, पारंपरिक कृषि प्रणालियों के प्रकार। जीविका खेती, जो बूढ़े बुजुर्ग अपने जो करते थे उसमें किस किस प्रकार की खेती होती थी। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स, तो इसमें देखो, पहली होती थी जीविका, सस्टेनेबल फार्मिंग। जीविका सिर्फ इतनी ही, उत्पादन मुख्यतः परिवार की आवश्यकताओं हेतु करते थे, बाजार हेतु नहीं। 2 बीघा जमीन थी, दादाओं ने बोली 2 बीघा जमीन, और इतना उत्पादन कर लिया कि खुद के घर पे खा लिए। वो क्या हो गया? अपना ट्रेडिशनल फार्मिंग के टाइप हो गया। उसमें पहला हो गया जीवन निर्वाह हेतु जीविका निर्वाह खेती। दूसरा हो गया स्थानांतरण खेती, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मैंने बताया जब शुरुआत में जब एग्रीकल्चर का विकास हो रहा था तो क्या करते थे? जंगलों को जला, पहले तो शिकार करना शुरू किया, फिर कुछ पौधे उगाने शुरू करे, तो उनको लंबी जगह चाहिए थी तो वो क्या करते थे? जंगलों को जला देते थे और उन पे खेती करते थे। फिर कुछ दिन बाद वहां पे जो राख थी उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते, वो खेती करते, फिर उस जगह को छोड़ के चले जाते, उसको बोलते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती,
ठीक है, क्या बोलते थे, घुमंतु खेती। अब ऐसा कर सकते हैं कि अपन नहीं जला सकते, अपन खेतों को छोड़ ही नहीं सकते, हमारे अपने दादा वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहे, तकास में नहीं करवा रहे, जमीन को छोड़ के कहाँ जा रहेंगे, लठ मारेंगे अपने। ठीक है, इसके बाद में भूमि को कुछ वर्षों तक उपयोग करके छोड़ देते थे। क्या करते थे, भूमि को कुछ वर्षों तक उपयोग करके छोड़ देते थे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं मिश्रित खेती। पहले वाले क्या करते थे, खेती प्लस पशुपालन एक साथ। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। ये काउंसलिंग वाले बच्चे। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग की बात कर रहे थे, फसल प्लस पशुपालन एक साथ करते थे। मिश्रित फसल प्रणालियां, एक ही खेत में 2 से अधिक फसलें लगाते थे। सूखी भूमि पर कृषि, कम वाले क्षेत्रों में सीमित नमी पर खेती करते थे। वर्षा आधारित खेती कर लेते थे। सिंचित पारंपरिक खेती कर रहे थे। ये सारी देख लेना। मिक्स फार्मिंग क्या होती है मैंने बता रखा है, पशुपालन और खेती दोनों। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, मैंने अभी पहले ही बता दिया था ये चीज। 2 क्रॉप्स को या 2 से अधिक क्रॉप्स के बीजों को एक जगह मिला के या कतारों में बोना। ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग मैंने आपको बताया कि ड्राई फार्मिंग 750 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, वर्षा आधारित खेती। रेनफेड फार्मिंग होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग होती है और ड्राई फार्मिंग होती है। उसके बाद में बात करते हैं बेटा, रेनफेड फार्मिंग बता दिया, इरिगेटेड ट्रेडिशनल फार्मिंग मैंने बता दी। अब बात करते हैं किसकी, आधुनिक कृषि प्रणालियों की, मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम। अब देखो सेम मैंने जो वहां पे बताया था उसी का उल्टा हो जाएगा इसमें। वो पुरानी चीजें थी, ये क्या हो जाएगी, नई चीजें हो जाएगी मेरे बच्चा। क्या हो जाएगी, ये नई चीजें हो जाएगी। चलो देख लेते हैं परिभाषा। वह कृषि प्रणाली जिसमें वैज्ञानिक तकनीकों, समझ गए, वैज्ञानिक तकनीकों। वहां पे क्या था, ट्रेडिशनल परंपरागत तकनीकों। उन्नत यंत्रों, वहां पे क्या था, परंपरागत जो यंत्र थे, साधन थे वो। उच्च उत्पादक बीजों, वहां पे क्या था, लोकल बीजों। रासायनिक उर्वरकों, वहां पे क्या था, नेचुरल खाद्य। सिंचाई क्या और यांत्रिकरण का उपयोग, वहां पे क्या था, सिंचाई के साधन नहीं थे और यांत्रिकरण बिल्कुल भी नहीं था, का उपयोग किए ताकि उत्पादन एवं लाभ अधिक हो। उसी को क्या बोलते हैं, मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम कहते हैं मेरे बच्चा। क्या कहते हैं, मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम का मतलब समझो आप, नई तकनीक, अच्छे बीज, अच्छे सिंचाई के साधन और नई नई ज्ञान से, नए नए रिसोर्सेस से, ट्रैक्टर से, उर्वरकों से, न्यूट्रिएंट्स से, इनसे अच्छी खेती करना, अच्छी सिंचाई की विधियां करना ताकि कम से कम में ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके। उसी को क्या कहते हैं, आधुनिक मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। इसकी विशेषताएं देखो क्या है मॉडर्न फार्मिंग। इनमें अंतर आता है, उच्च उपज देने वाली किस्में, हाई एल्ड वेराइटीज का यूज करते हैं। रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, कीटनाशियों का, खरपतवारनाशियों का उपयोग करते हैं। ये उत्पादन तो अधिक देते हैं पर ये क्या है, पर्यावरण के लिए और अपने लिए हानिकारक है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंप सेट, ड्रिप जैसे सिंचाई साधनों का उपयोग करते हैं। सिंचित खेती का ये यूज करते हैं। व्यावसायिक खेती कर लेते हैं इसमें, ठीक है। सटीक खेती इसमें करते हैं। स्मार्ट फार्मिंग करते हैं, जैविक खेती करते हैं। आधुनिक कृषि प्रणालियों के प्रमुख प्रकार आप यहाँ पे से देख सकते हो। कॉमर्शियल फार्मिंग, बड़े पैमाने पे हमने खीरे लगा रखे हैं तो पॉली हाउस के अंदर, वो क्या है, एक प्रकार की, वो क्या है, एक प्रकार की मॉडर्न फार्मिंग है, क्योंकि उसको हम व्यावसायिक कॉमर्शियल लेवल पे बेच रहे हैं। इतने खीरे हम नहीं खाते, हम खुद भी सब्जी नहीं बनाते, बेच रहे हैं उनको। गहन कृषि, इसमें सीमित भूमि पर अधिक निवेश करके श्रम डाल के, मैंने मशरूम खेती कर ली 2 ही कमरों में, वो क्या हो गई, गहन खेती हो गई। विस्तृत खेती, बड़े क्षेत्र में कम श्रम व पूंजी से, ट्रैक्टरों से ही हो रही। बागवानी खेती, फल फूल बगीचा लगा लिया। एग्रो फॉरेस्ट्री, मैंने बताया खेत में मैंने क्या लगा लिया, आंवले का बगीचा लगा दिया, वो सारी चीजें। तो ये आपको पता है एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है, इंसेंटिव, एक्सेंटिव, हॉर्टिकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके बाद में देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, ही आगे। सटीक खेती में जीपीएस, ड्रोन आदि के द्वारा संवेदनशील संसाधनों का उपयोग करके। पारंपरिक और कृषि प्रणालियों में अंतर, ये लो, ये है आपकी ट्रेडिशनल, ये है आपकी कौन सी, मॉडर्न फार्मिंग। इनमें अंतर देखो। अब यहाँ पे मजा आएगा आपको, पहले मैंने सारी चीजें समझा दी, यहाँ पे मजा आएगा मेरे बच्चा आपको। यहाँ पे देखो, ये बीच में मैं लाइन डाल देता हूँ एक, ये लो, ये है अपनी पुरानी या ट्रेडिशनल, ये है अपनी मॉडर्न और नई। इसमें देखो पुरानी में तकनीक है वो हाथ से और पशु से, इसमें तकनीक कम है, इसमें तकनीकी कम थी। इसमें देखो मशीनें एवं वैज्ञानिक तकनीकें हैं। इसमें उत्पादन है ना पारंपरिक में कम होता था ट्रेडिशनल में, जबकि मॉडर्न में ज्यादा हो रहा है। इसमें उर्वरक जो यूज ही नहीं करते थे, जैविक खाद्य और नेचुरल खाद्य यूज करते थे। इसमें रासायनिक और मिश्रित खाद्य यूज करते हैं। लागत जो थी वो कम थी पहले वाले में, अब लागत ज्यादा है। ट्रैक्टर भी आता है, हाइब्रिड बीज भी आते हैं, खाद भी आता है, सारी चीजें। पर्यावरणीय प्रभाव पहले अनुकूल था, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पड़ता था, पर अब क्या है, कभी कभी पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचा देते हैं। इतने
केमिकल्स यूज कर लेते हैं, इतनी इतनी चीजें यूज कर लेते हैं अपन की सोइल, अपनी हेल्थ डाउन हो जाती है और अपन भी डाउन हो जाते हैं। जोखिम पहले वाली में कम था, आज वाली में अधिक जोखिम है। रासायनिक निर्भरता है, कोई केमिकल नहीं मिल रहा है, गलत टाइम पे स्प्रे कर दिए या स्प्रे नहीं किए तो उत्पादन ही नहीं होगा। जोखिम है पूरे के पूरे खीरे में, अगर हम स्प्रे नहीं करें तो अगले दिन ही खत्म हो जाता है वो पेड़ सूख जाता है। वो केमिकल नहीं मिले तो, या केमिकल की मात्रा ऊपर नीचे हो गई तो भी मर जाता है पौधा। पहले केमिकल थे ही नहीं तो रिस्क भी नहीं था और इतनी जरूरी भी नहीं थी। ठीक है, उद्देश्य देखो, ये जो थे ट्रेडिशनल वो करते थे सिर्फ परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने दादा और संतुष्टि रखते थे, खेती करते थे, मजे मारते थे। अब क्या होता है, बाजार की आवश्यकता के लिए मंडी में 500 किलो खीरा चाहिए तो अपने पास से जाएगा, 10 क्विंटल गेहूं चाहिए अपने पास से जाएगा। तो वो ये है आधुनिक और ट्रेडिशनल में अंतर हो गया बेटा। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आता है। अब बात करते हैं आधुनिक कृषि की चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां आ रही है अपने पास मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए। तो सारे बच्चों को पता है मिट्टी की उर्वरता में कमी आ रही है। जब सोइल साइंस पढ़ाई थी मैंने, सारे फैक्ट्स पढ़ाए थे। सोइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में अंतर जब पढ़ाया था मैंने, ये क्वेश्चन भी आता है बेटा, सोइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में अंतर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि कैसे मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है, और उसका जिम्मेदार कौन है, हम स्वयं हैं। ठीक है, जल संसाधनों का अति दोहन, बोरिंग करवा दिए तो सारा दिन तो बिजली से चल रहा है, रात को डायरेक्ट टाँक के चोरी करके चलाएंगे। 24 घंटे में से 20 घंटे मोटर चला रहे हैं, पूरे पानी को जमीन से बाहर लाके डाल रहे हैं, और जहां जरूरत थी 2 सिंचाई की 4 सिंचाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, संसाधनों का अति दोहन। ये कब हुआ, जब अपन चैलेंज इज मॉडर्न फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग में अपने पास पंप सेट था तब। पहले तो बेल इतना नहीं चलता था तो संसाधनों का अति दोहन नहीं होता था, पर्यावरण के अनुकूल चीजें थी। अब तो बिजली का बटन दबाना पड़ता है, कौन सा बेल को चलाना पड़ता है पानी निकालने के लिए। कीटनाशकों अवशेषों से पर्यावरण प्रदूषण, ये मैंने बता दिया। लागत बढ़ना, लाभ घटना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीजें स्टार्टिंग में अच्छी लग रही थी 2018-16 में, अभी क्या हुआ, वो केमिकल्स इतने महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, ट्रैक्टर चलाना इतना महंगा हो गया कि अब जो है खर्चे ज्यादा हो गए खेती में और बचत कम हो गई। यहाँ पे देखो, लागत बढ़ गई और लाभ घट गया। छोटे किसानों के लिए तकनीक पहुंचने में कठिनाई, छोटा सा किसान है, अब उसको स्प्रे करने के लिए ट्रैक्टर लाता है तो 1000 रुपये किराया ले लेता है मशीन वाला, उनके लिए। बड़ा के तो फिर भी कोई बात नहीं, छोटे के लिए दिक्कत है। तो ये प्रश्न भी आपका पास आएगा कि आधुनिक कृषि में क्या क्या चुनौतियां आ रही है, चैलेंजेस इन मॉडर्न फार्मिंग। चलो बेटा, ये लगभग आपका, अगर मैं बात करूं तो 40 से 50% अपन ने कवर किया है। नेक्स्ट अगले टॉपिक्स में देखेंगे, इसकी 2 क्लास और करेंगे और लाइव स्टॉक को खत्म करेंगे। अब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो कर लो जाके, सोइल साइंस की क्लासेस चल रही है, इंग्लिश मीडियम की, हिंदी की मैं कराऊंगा, एग्रोनॉमी की पैरेलल चल रही है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम एक क्लास अपलोड हो चुकी है 3 घंटे की, जिसमें आधे मतलब टोटल आपके 26 टॉपिक थे, 27 टॉपिक थे, उनमें से 13 टॉपिक कवर किए हमने। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूँ, आपकी कम्युनिटी साइंस की चल रही है, मैथ की चल रही है, रूरल सोशियोलॉजी की मैं लूंगा, लाइवलीहुड की चल रही है, सारी क्लासेस हो रही है। देखिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू है मेरे सारे भाइयों को। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है, फिर भी कोई इश्यू रहा हो, नहीं समझ में आया हो, तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें मैं सारी चीज़ें करूँगा। इसमें अपन ने पढ़ी है सबसे पहले लाइवलीहुड क्या होता है, इसके घटक कौन कौन से हैं, क्या अप्रोचेस हैं, फिर उसके बाद में पढ़ा एग्रीकल्चरल, ALS पढ़ा, ALS के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, डेफिनेशन है, और ALS की क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद में पढ़ा ALS का फ्रेमवर्क पढ़ा, उसके बाद में फार्मिंग बेस पढ़ा, उसके बाद में अपने मॉडर्न फार्मिंग और अपनी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी वो पढ़ी, और फार्मिंग जो अपनी पद्धतियां हैं वो पढ़ी, क्रॉपिंग सिस्टम्स पढ़े, मिक्स फार्मिंग पढ़ी, इंसेंटिव एग्रीकल्चर पढ़ा, ये सारी चीज़ें अपने पढ़ी। ठीक है बच्चा, थैंक यू सो मच एंड लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, फार्मर्स लव ऐप डाउनलोड करो, फ्री बैचेस में जाके, न्यू बैच में जाके ये क्लास और इस क्लास के साथ PDF डाउनलोड करके पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच एंड लव यू।